हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज के जो हम लोग का टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये होता क्या है ये समझेंगे और बहुत ज़्यादा इसके डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और सीधे ये देखेंगे कि जो जेईई मेन है हम लोग का उस पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। क्योंकि जो कैपेसिटेंस है उसको अगर हम लोग ने समझा तो एक बहुत छोटा टॉपिक है, बट ये जो हम लोग का जेईई मेन है उसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसका जो वेटेज है वो अभी आने वाले 2024 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा, ऐसा प्रेडिक्शन लेकर चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले ईयर्स पे देखा गया है कि ये इस टॉपिक से काफ़ी पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, छोटा है, उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत कम है, बट इससे क्वेश्चन बहुत ढेर सारे प्रिपेयर होते हैं। तो समझते हैं ये सब क्या है। इसके पहले हम लोग ने अपने जो पिछले लेक्चर्स थे उस पर पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये भी पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। उसी के बाद ये चीज़ आती है कैपेसिटेंस के। तो ये कैपेसिटेंस एक्चुअली होता क्या है, इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं कंडक्टर के बारे में कि अगर हम लोग के पास कोई कंडक्टर है तो वो कंडक्टर क्या करता है, अगर उस पर कोई एक ऐसा चार्ज पुट किया जाए तो वो चार्ज टेंडेंसी रखता है इस कंडक्टर में फ्लो होने की। अगर यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो तो ये चार्ज क्या करता है, यहाँ से ऐसे फ्लो होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, बट अगर हम इस मेटल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले लें जहां पर ये जो मेटल है वो चार्ज को होल्ड करे, जैसे अभी मैंने बताया कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, चार्जेस को कंडक्ट करने की या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की। बट हम कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में जब पढ़ें जहां पर उसके पास हो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी, तो उस कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस, उस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये कंडक्टर है हम लोग के पास, ठीक, ये कंडक्टर जो रेड कलर से अभी बना हुआ है, ये इस कंडक्टर में पोटेंशियल V है। अब ये जो पोटेंशियल है वो रिस्पेक्ट टू किसके है, इनफाइनाइट के। इनफाइनाइट में पोटेंशियल हम लोग का 0 है, क्योंकि हम लोग यही मानकर चलते हैं। और वहां उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V है। तो अगर किसी एक चार्ज को हम लोग लेकर आए Q, मतलब कि फाइनली इस कंडक्टर में चार्ज कितना हो जाए, Q चार्ज हो जाए, तो जो पोटेंशियल डेवलप हुआ इतना चार्ज लाने पर वो हो गया V। और धीरे धीरे ये क्या हुआ होगा, जैसे जैसे हम लोग चार्ज इस पे बढ़ाते गए होंगे वैसे वैसे ये जो पोटेंशियल है वो भी बढ़ता गया होगा इस रीजन का। यानी कि जो हम लोग का पोटेंशियल है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, चार्ज के हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हम लोग यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं 1/c। ठीक है, ये 1/c कांस्टेंट निकल के आता है और ये फिर जब इधर आ जाता है मल्टीप्लाई में तो ये निकल जाता है cv, और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। अब ये जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है ये तब आता है, जैसे बात करी कि जब हम लोग कंडक्टर लेते हैं उस पर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी हो। तो कंडक्टर अगर हम लोग का इस तरीके का है, या दो मेटल प्लेट्स हैं, या दो ऐसे बॉल हैं, उस केस पर भी उस पे कैपेसिटेंस आ सकता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, इन्हीं चीजों से रिलेटेड जो किस तरीके के कन्फिग्रेशन हो सकते हैं जहां पर हम लोग एक कैपेसिटर को फॉर्म कर सकते हैं वो देखेंगे। तो कैपेसिटेंस क्या हो गई, प्रॉपर्टी जो कि है चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। किसी कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और वो जो डिवाइस फॉर्म होता है जो कि चार्ज को होल्ड करता है उसको कहते हैं कैपेसिटर। ठीक है, तो ये एक आ गया हम लोग के पास कि जो कैपेसिटेंस है वो है Q/V, और कैपेसिटर हो गया वो डिवाइस। अभी यहां पर अगर डिवाइस की बात की जाए तो ये मान रहे हैं कि एक सिमिलर तरीके का एक कोई कंडक्टर है जो कि इनफाइनाइट में रखा हुआ है, उस पे पोटेंशियल 0 और इस पे पोटेंशियल V है। तो इन दोनों में जो सिस्टम फॉर्म हुआ, इन दोनों का यूज करके वो एक कैपेसिटर फॉर्म हुआ। ठीक है, ये चीज यहां पर सिस्टम बना। आगे बढ़ने में हम लोग के पास आ जाएगा कि कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स। ठीक है,
तो अभी हम लोग देख रहे थे, अभी पिछले स्लाइड पे देखा कि सिर्फ एक कंडक्टर को लिया था और ये मान रहे थे कि इनफाइनाइट पे एक कंडक्टर रखा हुआ है जो कि है जीरो पोटेंशियल पे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ऐसा हम लोग ने टू कंडक्टर्स कंसीडर किए। तो यहां पर अगर बात करें कि ये तो एक स्फीयर है, तो दूसरा कंडक्टर का है, तो इसके लिए भी जो हम लोग जो इस कैपेसिटर का दूसरा वाला हिस्सा कंसीडर कर रहे हैं, वो कहां पर मान रहे हैं कि इनफाइनाइट पे वो एक और स्फीयर रखा हुआ है जिसपे जो पोटेंशियल है वो जीरो है और चार्ज माइनस क्यू है। ठीक है, ये कंसीडर कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली यहां पर ये नहीं कहेंगे कि चार्ज माइनस क्यू है क्योंकि इनफाइनाइट पे रखा होगा, और अगर इनफाइनाइट पे रखा है तो हम चार्ज को वहां पर कंसीडर नहीं कर सकते। तो ऐसे हम लोग इसको कर नहीं सकते, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा हम लोग मान सकते हैं। बट यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक सिंगल हम लोग कंडक्टर को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें कि चार्ज क्यू है, पोटेंशियल वी है और उसका रेडियस आर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो जो इसका दूसरा हिस्सा हम लोग मानेंगे कि अगर एक कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है तो वो कहाँ, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एक रखा होगा स्फेयर कहां पर, इनफाइनाइट पे, जिसका कि पोटेंशियल होगा जीरो, तो उसके रेस्पेक्ट में यहां पर वी है। तो क्या निकल कर आएगा यहां पर, इसका जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा ये C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होगा, बट जो कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो जो कैपेसिटर होता है और उस पे जो कैपेसिटेंस हमें मिलता है वो कैपेसिटेंस Q और V इन दो चीज पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये एक कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में। तो ये जो कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, वो जो सिस्टम है उस कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। तो ये जो कैपेसिटेंस निकल के आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये एक कैपेसिटी है इस सिस्टम की, कि अगर वो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस जो हम लोग का रीजन है यहां पर पूरी वो एनर्जी अपने साथ स्टोर करके रखेगा, क्योंकि जो कैपेसिटर होते हैं वो अपने साथ एनर्जी भी स्टोर करके रखते हैं। क्लियर? आपने कैपेसिटर देखा होगा घर में, जैसे कि फैन के साथ ज्यादातर देखा होगा, या कूलर के जो फैन होते हैं, या पानी जो जिससे हम लोग भरते हैं, पानी वाली मोटर जो होती है उस पे ये लगा रहता है कैपेसिटर। तो वो एक सेल जैसा ऐसा दिखाई देता है व्हाइट कलर का, या किसी और कलर का हो सकता है, बट जो ज्यादातर रहते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं और उससे ऐसे दो वायर निकली रहती हैं। ठीक है, तो वो जो ऐसा व्हाइट कलर का जिसको जैसे सेल जैसा लगता है वो एक कैपेसिटर होता है। और वो किस तरीके का होता है, वो सिलेंड्रिकल होता है, वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी क्या कर रहे हैं कि अभी हम लोग जो कैपेसिटेंस है उसको समझ रहे हैं और धीरे धीरे चीजों को बिल्डअप कर रहे हैं। क्लियर? तो एग्जाम्पल समझ पे आ गया होगा, अपने डेली लाइफ में देख के उसको याद आया होगा। तो वो जो डिवाइस होती है वो क्या करती है, चार्ज अपने पास स्टोर करके रखती है और एकदम से वो जो चार्जेस होते हैं उनको रिलीज कर देती है। अगर उसको किसी के साथ टच कर दिया जाए, जैसे कि अभी दो वायर बनाई थी मैंने, अगर उनको तुम लोग छुओगे तो करंट लगेगा एक, ठीक है, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उस पर चार्ज हो गया था और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटर होता है ऐसा होता है। अब यहाँ पर जो स्फेरिकल यहाँ पर कैपेसिटर की हम लोग बात कर रहे थे, कंडक्टर्स की बात कर रहे थे, उसकी वजह से यहाँ पर एक ऐसा कैपेसिटर फॉर्म हुआ, उसका कैपेसिटेंस हम लोग ने ये निकाल लिया। अब आगे क्या आता है हम लोग के पास इसी चीज पे, कि अगर ये अभी कंसीडर कर रहे थे कहां पर हम लोग, कि ये रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, तो अभी हम लोग का क्या देखना है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स देखने। तो एक्चुअल में यहां पर अब कंडक्टर अगर लाएं तो ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से, कि अब यहां पर ये जो कंडक्टर है वो है ऐसा, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसका जो है शेप वो प्रॉपर हो, क्योंकि एक जनरलाइज केस ले लिया है कि जरूरी नहीं कि यहां पर एक स्फीयर ही हो। तो इस कंडक्टर को नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इस पे पोटेंशियल है V1 और इस पे पोटेंशियल है V2, और इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। कैपेसिटर ये जो फॉर्म हो रहा है, इस पूरे सिस्टम पे जो कैपेसिटेंस हम लोग का आएगा वो निकल के आ जाएगा हम लोग का C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V1 माइनस V2। क्यों? क्योंकि हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर लेना होता है कि इन दो जो कंडक्टर्स हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब अगर हम लोग को इस तरीके का कोई सिस्टम दिया हुआ है जहां पर हम लोग को ऐसे इधर चार्ज दिया होगा और पोटेंशियल दिए होंगे, तो हम लोग C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, और यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी हेल्प से इस चीज को निकाल सकते हैं। तो ये था एक तरीके का हम लोग का कैपेसिटेंस निकालने का तरीका, जब टू कंडक्टर्स ऐसे रखे हो। तो इस पे खास बात ये होती है कि जितनी भी एनर्जी स्टोर होती है, चार्जेस स्टोर होते हैं, क्योंकि चार्ज स्टोर होंगे तो एनर्जी भी स्टोर होगी। एक्चुअली करते क्या है हम लोग,
इनफाइनाइट से चार्ज ला ला के इस पे रखते रहते हैं, ठीक है, इनमें चार्जेस रखते रहते हैं। अब अगर यहाँ पर एक दूसरा कंडक्टर ऐसे गिवन है, तो ये मानते हैं कि चार्ज कुछ यहाँ से निकाल के यहाँ भेजेगा, या फिर इधर से निकाल के, अगर इलेक्ट्रॉन्स को देखा जाए तो इधर से निकाल के इधर भेजेगा, ठीक है। किसी भी तरीके से हम लोग ने क्या किया, इसको इधर से ऐसे किया, तो ये हो गया निगेटिवली चार्ज और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ते गए होंगे तो एक रिपल्सन भी तो आता गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आ गया इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्योंकि वो दोनों सेम नेचर के हैं, एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, और वही एक्सटर्नल वर्क एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है इस कैपेसिटर में यहाँ पर अंदर, ठीक है, इस पूरे रीजन पे स्टोर हो जाता है। क्लियर? तो इस चीज को भी ध्यान रखना है कि ये भी एक कैपेसिटर से रिलेटेड चीज होती है, कैपेसिटेंस से रिलेटेड चीज होती है। अब आता है जैसे कि हम लोग के पास इस तरीके के कैपेसिटर हो जो कि एक प्रॉपर स्फेरिकल शेप में हो। यहां पर क्या था कि एक कोई प्रॉपर स्फेरिकल शेप हम लोग के पास नहीं था, तो अगर हम लोग के पास चार्जेस दिए होंगे तो इस तरीके से निकाल लेंगे अगर पोटेंशियल भी हमें गिवन है। बट यहां पर क्या है कि अगर हम लोग को ऐसा एक स्फेरिकल शेप के दिए हों दो स्फेयर्स, जिनके बीच में जो लेंथ है वो कितनी हो, एल हो, और जो एल है वो मच मच ग्रेटर देन R1 R2 है, ठीक है। तो उस केस में जो कैपेसिटेंस इस सिस्टम का बनेगा, ठीक है, इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस बनेगा वो बनेगा इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको याद रखिए, और इससे जब इस तरीके कोई कंडीशन आ जाए किसी क्वेश्चन में कि दो ऐसे कंडक्टर्स हैं, पहले वाले का रेडियस R1 दूसरे का R2, और वो दोनों L डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सेंटर टू सेंटर उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी है, और उस पे जो L है वो मच मच ग्रेटर देन है R1 एंड R2, दोनों से L काफी बड़ा है। उस केस पे अगर हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उस कैपेसिटेंस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो भले ही मैं ऐसा क्वेश्चन लिख के इसको नहीं बता रहा, बट ये एक तरीके के क्वेश्चन ही है जो कि पिछले जो साल के क्वेश्चंस है उनसे इस चीज को निकाला गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड ऐसा तो लिखा रहता है, ठीक है, कि ये जो टॉपिक है हम लोग का कैपेसिटर वो एनसीईआरटी में है या कैपेसिटेंस, तो वो चीज होती है बेस कि कैपेसिटेंस हो गया हम लोग का C इज इक्वल टू Q बाई V। अब इस पे कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं डिस्कस यहां पर कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से क्वेश्चन के ही पार्ट हैं, या कह लीजिए क्वेश्चन ही है, भले ही मैंने यहां पर क्वेश्चन करके नहीं लिखा, बट मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके से चीजें आती हैं। तो वो यहां पर क्या है कि ये एक तरीके से क्वेश्चन ही सॉल्व किए जा रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है, अगला जो टाइप का जो आता है चीज वो क्या कैसे पूछी जाती है, वो ये है कि हम लोग के पास दो कंडक्टर्स हैं, और किस तरीके से हैं कि एक कंडक्टर ऐसे अंदर रखा हुआ है और एक उसके बाहर, और उनके बीच में ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन पे। क्लियर? तो उस केस पर यहां पर जो हम लोग का कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा। तो जब इसको अगर हम लोग को फाइंड करना है तो ये निकल कर आ जाएगा हम लोग का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो देखिए पिछले केस और इस केस में क्या अंतर है, यहाँ पर माइनस का अंतर है, तो वहां पर प्लस था, यहां पर माइनस है, और उस पे जो एनर्जी स्टोर्ड थी वो जो दो स्फीयर थे उनके बीच का जो रीजन था वहां पर एनर्जी स्टोर्ड थी, और यहां पर एनर्जी स्टोर्ड कहां पर होगी, इस रीजन पर स्टोर्ड होगी। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो अगर हम लोग के पास कैपेसिटेंस निकालने के लिए आता है इस तरीके के सिस्टम का जहां पर एक बाहर है और एक अंदर, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दिया है कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। तो यहां पर जो कंडक्टर्स दो हैं वो कैसे हैं, एक सिलेंडर के फॉर्म पे है, ठीक है, इस तरीके से है। तपस कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि अब जो ये कैपेसिटर है वो कैसा है, किस तरीके का है। ये यहां पर जो कैपेसिटर है वो है कुछ इस तरीके का कि जहां पर एक अंदर सिलेंडर रखा हुआ है जिसका रेडियस है R1, और एक बाहर उसके सिलेंडर है, और ये दोनों कंडक्टिंग है, और बाहर वाले का रेडियस है R2। तो उस केस में अगर पूछें कि यहां पर इस पे कितना कैपेसिटेंस होगा, तो
सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर इसका लेंथ जो है वो है L, कितनी है? अगर लेंथ L है तो उस केस पर यहां पर अगर चार्ज हम लोग ने यहां पर देखा कि अंदर प्लस क्यू है, बाहर माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी और एक चार्ज डेंसिटी डिफाइंड होगी जो हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ठीक, और इस पे जो कैपेसिटेंस निकल कर आएगा वो निकल के आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन, ठीक है, नेचुरल लॉग, और यहां पर आ जाएगा R2 अपॉन R1। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। अगर इस तरीके का हम लोग का कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया हो कि किसी क्वेश्चन में दिया हो कि दो सिलेंडर है, एक के अंदर एक रखा हुआ है, अंदर वाले का रेडियस R1, बाहर वाले का रेडियस R2। अब यहाँ पे R1 R2 की कोई वैल्यू भी हो सकती है, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें निकालना होता है। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर इस तरीके से हम लोग का कैपेसिटेंस निकल कर आता है, फॉर्मूला हम लोग का फॉर्म होता है, तो वहां पर Q और V इन दोनों के टर्म यहाँ पर नहीं आते। अगर हम लोग ने ये एक बात गौर करी अगर, कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, और वो जो होता है वो होता है उस कॉन्फ़िगरेशन में जो रखे होते हैं कंडक्टर्स, उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये कैपेसिटेंस निकल के आता है। अगर मुझे इसका कैपेसिटेंस चेंज करना है तो मैं चार्ज और V चेंज करके इसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। जैसे कि ये खुद की प्रॉपर्टी आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि लेट अस सपोज एक बैलून है, क्या है? बैलून है, तो बैलून में कितना लिक्विड फिल हो सकता है वो उस बैलून की कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी पानी भरने की वजह से चेंज नहीं होगी। हाँ, ये चीज है कि जैसे कि हम लोग को उसके अंदर पानी भरना है या हवा भरना है, लेट अस सपोज कि जो बैलून है उसके अंदर मुझे हवा भरना है, तो जब मैं पहले हवा भर रहा हूं, ठीक है, तो जब मैंने उसको फुलाया तो उस केस में क्या होगा कि पहले तो मैं हवा आसानी से भर दूंगा, बट मुझे और हवा भरनी है तो मुझे प्रेशर को और इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, हवा और भरेगी, और फिर जैसे मैं और उस पर करूंगा तो मुझे और प्रेशर लगाना पड़ेगा, वैसे वैसे उस पर जो अंदर एयर है वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। बट जो उसकी कैपेसिटी है, मैक्सिमम जो उसका टेंडेंसी है एयर को अपने अंदर फिल करने की, वो तो फिक्स्ड ही रहेगी। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगी कि मैं कितना एयर उस पर भर रहा हूँ, क्योंकि उस कैपेसिटी से अगर ज़्यादा भर दूंगा तो वो बैलून फट जाएगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से होते हैं कैपेसिटर। आप इसको एक एनालॉजी की तरह ले सकते हैं, एक बैलून और कैपेसिटर को कंपेयर करके। क्लियर? जैसे बैलून के अंदर कैपेसिटी होती है एयर को होल्ड करने की, वैसे ही कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी होती है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, और वो होल्ड करते हैं चार्जेस को। तो जैसे जैसे हम लोग उस पे बैलून पे एयर भरते जाते हैं तो फिर हम लोग को क्या करना होता है, जो प्रेशर होता है यहाँ पर इंक्रीज करना होता है, जैसे जैसे अंदर बढ़ता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे एयर के वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग को वहाँ पर प्रेशर भी बढ़ाना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग को चार्ज जैसे जैसे हमें बढ़ाने वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाता है, तो उस वजह से हम लोग को चीज़ों को चेंज करते रहना पड़ता है। क्यू और वी को उसी तरीके से चेंज करते हैं, बट वो चेंज कैसे होते हैं, जब वहाँ पर वो जो सी होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एनालॉजी ध्यान रखकर इसको ध्यान रख सकते हैं। अब इस पे जो अगले तरीके का कैपेसिटेंस हम लोग को फाइंड करना है, मतलब कि जो अगला तरीके का सिस्टम है वो क्या है, यहाँ पर ऐसे दो रॉड दिए हुए हैं, ठीक है, जिनमें की दोनों का जो रेडियस है वो है r और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है d, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, d है। तो उस केस पर इस पे कितना कैपेसिटेंस होगा वो निकल कर आ जाएगा हम लोग का पाई एप्सिलॉन नॉट ln d बाई r। d क्या है, इन दोनों के बीच की सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस है, और ये जो यहाँ पर रेडियस है वो क्या है, इन जो रॉड है उनके रेडियस है। तो ये इसका कैपेसिटेंस निकल कर आएगा। तो अगर क्वेश्चन हम लोग का इस तरीके से आता है कि दो हम लोग के पास रॉड है और वो कैसे कंडक्टर है, कंडक्टिंग रॉड है, उनका रेडियस r है और उन दोनों की एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जो है वो है d, तो उस केस पर जो कैपेसिटेंस हम लोग को निकालना होगा वो इस तरीके से निकालना होगा। अब इसका अगर हम लोग डेरिवेशन सीखें तो अभी टाइम नहीं है कि इसका हम लोग डेरिवेशन सीखें, क्योंकि अभी हम लोग को ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज करनी है कम से कम टाइम पे,
ठीक है, सबसे जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हमें कवर करना है कम टाइम पर, तो उसके लिए अभी डेरिवेशन को स्किप कर रहे हैं। क्लियर? अभी ये जो फॉर्मूले हैं उनमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। तो वो जो निकल के आता है वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है, जैसे कि हम लोग के पास दो प्लेट हैं जो कि इनफाइनाइट साइज की हैं और उनमें चार्ज जो दिया गया है वो है प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। और ये जो प्लेट हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि उनमें एरिया भी है। क्लियर? ये कुछ इस तरीके की प्लेट्स हैं तो इनमें एरिया है। तो ये जो एरिया है वो कितना है, दोनों प्लेट्स का ए है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, उस पे प्लस क्यू चार्ज है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि ये अगर एक्स और वाई के बीच में देखें कि कितना कैपेसिटेंस होगा तो वो निकल कर आएगा इतना, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट ये निकल के कैसे आएगा, वो इस तरीके से कि अगर हम लोग ने इस पर पोटेंशियल लगाया है V, कितना लगाया है पोटेंशियल, V लगाया है, तो उस केस पर यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन पे अंदर डेवलप होगी जो कि बराबर होगी E इज इक्वल टू वी बाई डी, और इससे हम लोग का V इज इक्वल टू ई डी ऐसे निकाल सकते हैं। और ये जो हम लोग की इनफाइनाइट साइज की मेटल प्लेट्स होती हैं तो उससे हम लोग जब निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो निकल के आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि कैपेसिटर यहाँ पर जो फॉर्म होते हैं उसके अंदर जो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी निकल के आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो B इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा जो होता है हम लोग का वो होता है चार्ज अपॉन एरिया। और एरिया किसका, यहाँ पर मेटल प्लेट्स की बात कर रहे हैं, उसका एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहां से ये निकल के आ जाएगा V इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। और जब इस पे फिर क्या करेंगे, ये जो V है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर और नीचे D डिवाइड पे, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये कैपेसिटेंस निकल कर आ गया। क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि सिंपल सा हम लोग, अब देखिए जो पैरेलल प्लेट के साथ है वो उस पर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि ये रहा पैरेलल प्लेट और इसका आप कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, क्योंकि उसका ये एकदम बेसिक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया, या डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट कर रहे हैं तो उस पर बैटरी कनेक्टेड है या बैटरी कनेक्टेड नहीं है। इन सभी केस पे हम लोग इनको देखते हैं, तो वो सारे केसेस आगे हैं, उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उन चीजों को भी समझेंगे। बट अभी के लिए अब क्या समझना है कि अगर ये दो मेटल प्लेट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस दी है और जो प्लेट का एरिया है भले इनफाइनाइट साइज का है, इनफाइनाइट से यहां लेने का मतलब है कि बहुत ज्यादा एरिया है एज कंपेयर टू डी, मतलब कि अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं और डी स्क्वायर को लेते हैं मच मच लेस देन ए। तो इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से ये हम लोग का निकल के आता है कि इसको इनफाइनाइट साइज के प्लेट कंसीडर करते हैं और फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके यहाँ पर ये सारा डेरिवेशन करते हैं। क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट साइज की नहीं होंगी, या लार्ज साइज मेटल प्लेट भी नाम लिखा हो सकता है, तो अगर ये लार्ज साइज की नहीं होंगी तो हम लोग का जो भी ये पूरा कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं होगा क्योंकि अब जो एनर्जी स्टोर होती है वो डिवाइस में स्टोर होती है, या फिर ये कह सकते हैं एनर्जी स्टोर ड्यू टू दैट कैपेसिटेंस, उस कैपेसिटेंस की वजह से कितनी स्टोर होगी, तो ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर, और कैपेसिटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसपे की चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं। तो अगर कोई एक कैपेसिटर है, जैसे अभी ये मेटल प्लेट की बात करी हम लोग ने, जो कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर में अगर इसका यहाँ पर ये D है और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, ठीक है, इस तरीके से इस तरफ से इस तरफ ऐसे, तो और इसका एरिया A है, तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है अंदर कितनी स्टोर होगी, तो वो निकल के आता है हम लोग का। देखिए ये जो टर्म है वो है एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो और वहां पर हम लोग को बताना हो कि कितनी उसकी एनर्जी डेंसिटी होगी, तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
तो अगर हम लोग ये माने कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर वो है E, तो उस जगह पर जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और हमें बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है, या एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये पूरा कैपेसिटर ही लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको कैपेसिटर ही पढ़िएगा। तो जब इसको हम लोग को ऐसे पढ़ना है, देखना है, तो ये निकालने के लिए इस डेंसिटी पे हम लोग वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ये जो ई स्क्वायर है यहां पर हम लोग अगर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि ई हम लोग जानते हैं कि जो होता है वो होता है वी अपॉन डी, ठीक है। तो वी क्या है, इन दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जो वी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि अगर ये V1 पोटेंशियल पे और V2 है तो ये V जो है वो है V1 माइनस V2, ठीक है। ये चीज है यहां पर। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो V होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो फिर अब क्या आएगा यहां पर, E की जगह पर V बाई डी लिख दिया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट V बाई डी होल स्क्वायर इंटू AD। तो ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट और V स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर AD, डी से डी कैंसिल। और इस जगह पर देखो ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये होता है C, तो ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। जो C होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी कैपेसिटेंस। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की जगह पर रख दिया गया C, और ये हो गया यहां पर V। तो ये बराबर हो गया किसके, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ठीक है। इस रीजन पर जो कि C हम लोग का कैपेसिटेंस, उस पर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो यहां पर ऐसे निकल कर आ गया, ठीक है। अब इस पे आता है कि जैसे हम लोग एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उस कैपेसिटर में, तो अगर क्या करें हम लोग ये देखें कि अगर ये कैपेसिटर था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसको कनेक्ट कर दिया था बैटरी से और फिर इसको ऐसे किया था, तो इस पे तो एनर्जी स्टोर हुई कितनी, हाफ CV स्क्वायर। और अगर ये देखें कि इसको कितना वर्क करना पड़ा इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, तो वो कैसे निकल के आएगा। अब क्योंकि ये जो बैटरी है वो V पोटेंशियल का है और V पोटेंशियल में यहां पर ये पैरेलल कनेक्शन है, तो सिंपल सी बात है कि ये भी V में ही होगा, इसी वजह से यहां पर V लिया गया है। तो अब हमें देखना है कि ये जो बैटरी है इसने इसको कितना एनर्जी दिया, मतलब इसने कितना वर्क डन किया है इसको चार्ज करने के लिए। तो सिंपल सा ये है कि जितना इस बैटरी ने इसको चार्ज प्रोवाइड किया है उसको पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम लोग गिवन चार्ज को जितना भी इसने चार्ज दिया है मल्टीप्लाई कराएंगे पोटेंशियल डिफरेंस से, तो वो हम लोग का निकल के आ जाएगा वर्क डन। और यहां पर ये डेल्टा क्यू क्या बता रहा है कि लेट अस सपोज कि इस कैपेसिटर के पास पहले से ही कुछ चार्जेस होते, फिर उसके ऊपर हम लोग चार्जिंग कर रहे होते, तो वो जो जितना बैटरी ने चार्ज दिए हैं सिर्फ उतने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है चार्ज है वो हम लोग की बात हो रही है जितना बैटरी ने चार्ज प्रोवाइड करे हैं, जितना वर्क किया है उतने चार्जेस को वहां पहुंचाने के लिए, तो उतने चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हम लोग का निकल कर आ जाएगा, क्योंकि जो Q होता है वो होता है CV, तो इस Q की जगह पर रख सकते हैं CV, और ये निकल के आ गया W इज इक्वल टू CV स्क्वायर। तो अब देखिए यहां पर ये क्या निकल के आया कि बैटरी को जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा CV स्क्वायर, और इसके पास तक जो एनर्जी पहुंची या बची इसके पास वो कितनी बची, हाफ CV स्क्वायर। तो अगर यहां पर देखें कि ये जो डिफरेंस है वो है किस वजह से, तो वो एक्चुअली है हीट डिसिपेशन की वजह से, क्योंकि चार्जिंग के टाइम यहां पर करंट फ्लो होता है, और वो जो जब करंट फ्लो होता है तो जनरेट होती है हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, और इतना एनर्जी डिसिपेट हो जाती है, मतलब इतनी एनर्जी बैटरी को देनी पड़ी। अगर मैं बोलूं इसको ऐसा, सिर्फ ये कोई कंडक्टर नहीं बना हुआ, स्फीयर नहीं बना हुआ, सिर्फ ऐसा बता रहा हूं कि अगर इतनी एनर्जी बैटरी को देनी पड़ी तो आधी एनर्जी इस्तेमाल हो गई कहां पर, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ही ट्रांसफर करने में, ठीक है, वो लॉस हो गई हीट के फॉर्म पे। तो इस तरीके से W माइनस यू करके हम लोग निकाल लेते हैं कि इतना हीट डिसिपेशन हुआ था। इसी में देखा गया है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर यह होता है कि अगर
एन कैपेसिटर्स को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो फिर कितना हीट डिसिपेशन होगा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है ऐसा, डेल्टा क्यू आई स्क्वायर अपॉन हाफ सी। ठीक है, और ये सी क्या है, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा। जैसे कि मान लो 3 या 4 कैपेसिटर हैं, तो एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, यहां पर जो आई है उसका वैल्यू रखते जाएंगे और प्लस लगाते जाएंगे। मतलब कि इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q1 अपॉन 2C1 प्लस डेल्टा Q2 अपॉन 2C2, फिर इसके बाद डेल्टा Q3 अपॉन 2C3 और डॉट 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 अप टू एन। तो एन कैपेसिटर को चार्ज करने में कितनी हीट डिसिपेट होगी वो इससे हम लोग निकाल लेंगे। और ये जो डेल्टा क्यू है वो है हर बार जो चार्ज बैटरी प्रोवाइड करती है। भले ही कैपेसिटर के पास पहले से कुछ चार्जेस थे, तो हम लोग उन चार्जेस की बात नहीं करेंगे, टोटल चार्ज की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि बैटरी ने कितने चार्ज प्रोवाइड करा है। तो ये जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है कि बैटरी ने कितने चार्ज इसको प्रोवाइड करा है। तो ये यहाँ पर ये स्क्वायर होगा सब में, और यहां से ये चीज निकल कर आ जाएगी। क्लियर। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। मतलब कि अभी जैसे मैंने बोला कि जो कैपेसिटर होता है वो एक डिवाइस होती है जिसमें कि कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटर में अगर हम लोग ध्यान दें कि दो ऐसे प्लेट्स हैं और बोल रहे हैं कि यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अगर यहां पर चार्ज ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। तो ये भी तो देखिए कि अगर इस पे चार्ज मौजूद है इस प्लेट में और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, मतलब ऐसा तो कह ही सकते हैं ना कि ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है, या फिर ये वाली प्लेट इस वाली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। ये कहा जा सकता है। तो अगर ऐसा कहा जा सकता है तो फिर जो हम लोग के पास फॉर्मूला है कि अगर कोई चार्ज रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में तो उस पर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई। तो फिर यहां पर उसका यूज क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं निकाल रहा है? तो बिल्कुल हम लोग निकालेंगे। वही चीज है यहां पर कि फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, जो यहां पर प्लेट्स होती है कैपेसिटर की वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। क्लियर। और एक बात और इस पे कि ये जो प्लेट्स होती हैं वो फिक्स की जाती हैं किसी और चीज से। तो अगर इनको फिक्स यहां पर नहीं किया जाएगा, अगर इनको यहां पर कुछ लगाकर फिक्स नहीं किया जाएगा, तो ये जो प्लेट्स होंगी वो एक दूसरे में आके चिपक जाएंगी और फिर वो जो हम लोग का कैपेसिटर था वो वर्क नहीं करेगा। तो हमें चिपकने नहीं देना इनको वापस आके। तो उसके लिए कुछ हम लोग कैलकुलेशंस करने होंगे कि कितना यहाँ पर इसको सपोर्ट दें ताकि नहीं हो, क्योंकि इस पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो वो फोर्स एक्ट कितना होता है वो देख लेते हैं। देखिए इस पूरी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बात करें तो टोटल कितनी होती है हम लोग की, वो होती है Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होती है एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग ये देखें कि इस प्लेट की वजह से कितना होगा, तो वो निकल के आता है हम लोग का कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इसको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। तो एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। उसी तरीके से अगर माइनस वाले की देखें तो उसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्योंकि इन्हीं दो जो यहाँ पर चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको मिलाकर ही ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कैपेसिटर के फॉर्म होती है। तो हम लोग ने क्या किया, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, एक तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर हम लोग को ये देखना है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा कि अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू है और इस वाली प्लेट में चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है, तो ये माइनस क्यू चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स यहां पर हम लोग का निकल कर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि Q इंटू ई हो जाएगा और ई किसकी, जो दूसरी प्लेट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग का फोर्स निकल कर आ जाएगा, फोर्स ऑन अ प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट। ठीक है, कोई डाउट है इस पे?
यहां तक डाउट किसी तरीके का नहीं है? आगे चलते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग ने क्या सीखा कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में क्या है कि जो कैपेसिटर्स हैं, जैसे कि उसका जो सिंबल होता है वो होता है कुछ ऐसा, ये सिंबल होता है कैपेसिटर का। तो अगर हम लोग इसको ऐड कर दें इस तरीके से, या फिर इसको ऐड कर दें इस तरीके से, ये बैटरी यहां से इधर, अभी हम एक बैटरी अगर ऐसे बनाए, ऐसे ही है। तो ये जो अरेंजमेंट है यहां पर इस चीज का, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरीके से और भी यहां पर चीजें ऐड हो सकती हैं पैरेलल में इसके। क्लियर? ऐसे और भी चीजें यहां पर पैरेलल हो सकती हैं। तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पता कैसे करते हैं? वो ऐसे पता करते हैं कि अगर दो कैपेसिटर्स हैं ऐसे, तो उनकी अगर दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हो, किसी भी तरीके से वो दोनों प्लेट आपस में कनेक्ट कर दी जाए, तो वो कहलाता है कि हम लोग के वो जो कैपेसिटर्स हैं वो कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। बट अगर इन दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने के लिए अगर हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से चूज किया है कि यहां पर कोई एक ऐसे लाकर बैटरी लगा दी, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि यहां से ऐसे गया ये, और ये वाला प्लेट तो इससे कनेक्टेड है, बट ये वाला प्लेट इस वाले प्लेट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ एक ही प्लेट आपस में कनेक्टेड होती है। तो वो वाला होता है हम लोग का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उस केस में अगर जैसे कि अगर यहाँ पर देखें कि ये जैसे एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है C1 और इसका है C2। तो C1 और C2 ऐसा जब हम लोग लेंगे, और इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा होता है और कैपेसिटर अप टू n तक लगे होते हैं, तो उस केस में जो यहाँ पर कैपेसिटेंस निकल कर आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके से कि पहले वाले का अगर कैपेसिटेंस C1 है तो 1/C1 प्लस 1/C2, दूसरे का, फिर तीसरे का 1/C3, इस तरह करते करते जितने होंगे सबको करेंगे और एलसीएम लेके सबको ऐड करेंगे, फिर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कुछ यहाँ पर नंबर निकल के आएगा 1/ कुछ, फिर उसको रेसिप्रोकल लेंगे उसका और C इक्विवेलेंट फाइंड कर लेंगे। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो कॉन्सेप्ट ये है, ये चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, अभी इसका मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, बट ये जो चीज़ निकल के आ रही हैं वो किस वजह से आ रही हैं, बेसिक रूल क्या है, कौन सी फिजिक्स उस पर लग रही है। वो रीज़न ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम होता है, करंट यानी कि चार्जेस, ठीक है। तो जितना चार्ज इसके पास होगा उतना ही चार्ज इसके पास होगा, बट अगर यहाँ पर पोटेंशियल V है तो ये पोटेंशियल हो जाएगा V1 और ये पोटेंशियल हो जाएगा V2, ठीक है। ये पोटेंशियल यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है और जो चार्ज होते हैं या करंट होता है वो सेम होते हैं, ठीक है। तो ये जो चार्ज है दोनों में कैसा है, Q ही है। तो उस केस पर जो बनेगा हम लोग का यहाँ पर एक चीज़, वो कैसा बनेगा, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C1V1 और ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू C2V2। और ये जो यहाँ पर Q है वो कैसा है, उतने ही चार्ज के बराबर है जितना यहाँ पर चार्ज है। तो लेट अस सपोज कि इसको हटाकर मैं एक कैपेसिटर लगाना चाहूँ जिसको कि हम लोग C इक्विवेलेंट ही कहते हैं, और ये किसका है, C इक्विवेलेंट सीरीज का है और ये C इक्विवेलेंट पैरेलल का है। तो अभी अगर सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इन दोनों को हटाकर एक अगर कैपेसिटर लगाना चाहें तो वो उस पर कितना कैपेसिटेंस होगा, तो वो हो जाएगा C। कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। हेलो दिव्यांश, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, किस स्कूल से हैं, ज़रा अपना स्कूल का नाम लिखिए। और अगर कोई डाउट हो, कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो पूछिएगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है कि ये जो है यहाँ इसको अगर हम लोग रिप्लेस करके दोनों को ये यहाँ पर पुट करें कि एक कैपेसिटर रखा जाए जिस पे कि जो कैपेसिटेंस हो वो हो C इक्विवेलेंट S, ठीक है, इस तरीके से C EQS या फिर C ही मान लिया जाए।
तो वो हो जाएगा कि Q इज इक्वल टू CV, क्योंकि उस C पर V पोटेंशियल अप्लाई हो रहा होगा इस पूरे में। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आया है कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, बेसिकली यहाँ पर पोटेंशियल पोटेंशियल बार बार बोल रहा हूं मैं, तो यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल अकेले कुछ नहीं करता है, ठीक है, वहां पर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अगर मैं यूज करूं इस जगह पर फिलहाल पोटेंशियल का कहीं पर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की मीनिंग है उससे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो जगह पर डिवाइड हो रहा है, V1 और V2, यानी कि जो V है वो हो रहा है V1 प्लस V2। फिर ये V1 से यहाँ से निकालेंगे तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 निकल के आ जाएगा, और V2 जो होगा वो V2 निकल के आ जाएगा Q बाई C2। फिर उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए लगभग मैंने डेरिवेशन ही कर दिया इसका, और ये जो V है V इससे निकाल कर रख देंगे Q बाई C इक्वलेंट S नाम दीजिए इसका, और ये हो जाएगा Q बाई C1, ये हो जाएगा Q बाई C2 इस तरीके से। और अगर होते तो Q अपॉन C3 हो जाता डॉट डॉट N, और ये जो Q है दोनों तरफ कॉमन लेकर कट कर दिए जाएंगे, तो ये वाला हम लोग का निकल कर आ जाएगा। तो ये होता है सीरीज पे कॉम्बिनेशन। अभी अगर क्या हो, अभी अगर इसी चीज पर बात की जाए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की, तो उसमें जितना भी यहां से चार्ज दिया जाता है हर एक में पोटेंशियल तो सेम होता है, मतलब यहाँ पर V, यहाँ पर V, यहाँ पर V, यहाँ पर V, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V सेम होता है। जबकि जो चार्जेस होते हैं यहाँ से जितना चार्ज दिया गया है वो यहाँ पर चार्ज डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी की वजह से यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो जब डिफरेंट डिफरेंट चार्ज ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वही क्या यहाँ पर फॉर्म करेगा C1, C2, C3, C4 इस तरीके से करते हुए जो चार्जेस हैं उनको हम लोग यहाँ पर सम करेंगे कि इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इस पे चार्ज है Q3 और इस पे चार्ज है Q4। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। इस तरीके से यहाँ पर ये निकल कर आ जाता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग को फाइंड करना होता है या फिर गिवन होता है, तो उससे हम लोग को जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर? तो ये रहा एक क्वेश्चन जिसपे कि हम लोग को निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो कितना निकल कर आएगा, अगर वो हम लोग को निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे। देखिए अभी यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये 2C लिखा हुआ है तो 2C निकल कर आएगा, बट कैसे निकल कर आएगा, क्या यूज होगा यहाँ पर, कैसे इसको करेंगे। तो अभी इसको क्या करिए, इधर वाला इस चीज को अभी भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि कितना निकल कर आना है। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, इसको पहले समझने की कोशिश करिए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि अगर हम लोग को यहाँ पर देखिए पैरेलल प्लेट्स ही दी हुई हैं, ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स दी हुई हैं। यहाँ पर ऐसा कैपेसिटर बना के नहीं दी हुई, यहाँ पर ये सिंपली क्या दे दी गई है, प्लेट्स दे दी गई हैं जिनका एरिया A है और इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस D है, और इस पॉइंट के बीच पर हम लोग को बताना है कि कितना कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं सोचिए जरा। तो देखिए अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो उसके लिए मुझे कुछ चीज की जरूरत होगी, जो कि होगा कुछ ये कि जैसे हम लोग बात करें अगर एक बल्ब है, ठीक है, और उस बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से इस तरीके से, तो यहां पर अगर जो बैटरी है उसका वोल्टेज V है और इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, फिर हमें निकालना है कि इस पे कितना करंट फ्लो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो वायर है इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, और ये सपोज करते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो सॉर्टेड है। क्या है? सॉर्टेड है। और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसा है? सॉर्टेड है। हाय दीपांशु, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, किस स्कूल से हैं, जरा नाम मेंशन करिए। फिर यहां पर क्या है कि ये जो है इस जगह पर हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि इनका ये जो वायर्स है इनका रेजिस्टेंस 0 है, यानी कि इस पूरे चीज को मैं ऐसे बना सकता हूं कि यहां पर क्या है, एक बैटरी है ऐसे, और ये बैटरी जो है वो
अगर इससे डायरेक्ट एक बल्ब ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो ये चीज और ये चीज सिमिलर है, क्योंकि ये जो वायर है इनका रेजिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, नेग्लिजिबल या जीरो कंसीडर कर रहे हैं, तो ये होते हुए भी यहां पर नहीं है। तो बस इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर, कि जैसे ये एक प्लेट है और इस प्लेट में हम लोग को इस जगह पर ऐसा दिया हुआ है और ये दो वायर को ऐसे कनेक्ट कर कर ये वाई यहां पर दिया हुआ है, तो इस प्लेट को ये कंसीडर करेंगे कि इसको दो पार्ट्स पे ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि इसको मान सकते हैं कि ये आपस में ऐसे सॉर्टेड है यहां पर, इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में इसको एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके का हम लोग बना देंगे, जो कि बनेगा इस तरीके से कि ये एक प्लेट हो गई ये वाली, और इस प्लेट के हो गए दो हिस्से, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो एक प्लेट ये आ गई पहली वाली इधर, दूसरी आ गई ये, फिर उसके बाद यहां से हम लोग ने ये जो दो प्लेट्स थी उनके बीच में एक ऐसी वायर बना दी और इसी पॉइंट से यहां पर एक्स रिप्रेजेंट कर दिया, और ये जो दूसरा हिस्सा था वो प्लेट इधर आ गई, और ये वाली जो प्लेट है ये प्लेट आ गई इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग के पास क्या हो गया, ये जो दो मतलब ऐसा सिर्फ ऐसा दो, और यहां पर एक ये तीसरी प्लेट, ये जो तीन प्लेट्स दिख रही थी इससे हम लोग के दो कैपेसिटर फॉर्म हो गए। सिंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है और इन जो प्लेट है उनका जो सरफेस एरिया है वो a है, तो ये एक जो कैपेसिटर बना उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और इसी तरीके से ये वाला जो कैपेसिटर है उसका भी हो जाएगा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो यहां पर दो कैपेसिटर ऐसे फॉर्म हुए, और ये कैसे हैं अगर देखा जाए, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये वाली जो प्लेट है ये भी आपस में जुड़ी हुई है, यानी कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे हैं ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि अगर ऐसे देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो जब ये ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ये C है ये C है, तो C इक्विवेलेंट जो निकल के आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा C प्लस C यानी कि 2C। तो इस तरीके से ये 2C इसको कैलकुलेट किया गया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं इसी में कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स का सेकंड तरह का क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन में पहले ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही है जहां पर हम लोग को क्या दिया रहता है कि 1 2 3 4 4 मेटल प्लेट्स हैं और ये पैरेलल प्लेट्स ऐसे गिवन है, ठीक है। यहां पर ये 1 और 3 सॉर्टेड है और x और y यहां पर ऐसे हैं, और इनके बीच पे हम लोग को फाइंड करना है कि कितना कैपेसिटेंस होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए देखिए ये निकलेगा कुछ ऐसे कि 1 और 3 ये यहां पर सॉर्टेड है, ठीक है, और ये जो यहां पर x ऐसे पॉइंट बना रहे हैं तो इसको यहां पर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में। इसको भी हम लोग यहां पर ये जो 3 है इस जगह इस प्लेट को भी दो पार्ट्स पे ब्रेक कर सकते हैं, एक चला जाएगा हिस्सा उधर और एक हिस्सा इधर, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये और ये वाली प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर बनेगा, फिर ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर बन जाएगा, उसके बाद ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट मिलकर एक कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग के पास 3 कैपेसिटर फॉर्म हो गए। समझ पे आया कैसे, ये हम लोग के यहां पर 3 कैपेसिटर फॉर्म हो गए। क्लियर, ये रेड कलर वाली प्लेट हो गई और फिर उधर इधर ये ब्लू कलर वाली, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये बना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1 है 1 पे यहां पे ऐसे पॉइंट बना दिया, उसके बाद इस प्लेट को बनाया, फिर ये इधर वाली प्लेट को बनाया, और यहां पर बीच में जहां पर ये पॉइंट x है उसको ऐसे दो पार्ट्स पे ऐसे ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद ये वाली जो प्लेट है रेड कलर वाली उसको बनाया, ठीक है, ये वाली जो प्लेट है ये रेड कलर वाली उसको बनाया, फिर इधर रेड कलर वाली बनाया, और तीसरी प्लेट के बीच में यहाँ पर इसको लाकर लगा दिया, और फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है वो ये आ गया और ब्लू कलर वाला इधर आ गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्म हुआ कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गया, ये हो गया रेड और ये यहाँ पर बन गया ऐसा ये ग्रीन वाला हिस्सा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है,
हमें x और y के बीच पे बताना था कि कितना कैपेसिटेंस निकल कर आएगा। तो जब इस तरीके से हम लोग को करना है तो यहां पर बन गया कैसा, यहां पर देखिए ये वाला जो, अगर हम लोग यहां से देखें कि ये वाली जो प्लेट है वो आपस में कनेक्टेड है और ये वाली प्लेट भी आपस में कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के सीरीज पर ये वाला एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसका भी कैपेसिटेंस C है, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा कुछ ऐसा कि X पॉइंट हो गया ये, उसके बाद फिर यहां पर आगे गया, ये X पॉइंट हो गया, यहां से ऐसे आगे गया, ये एक कैपेसिटर इधर और एक कैपेसिटर इधर, ये ऐसे कनेक्ट होके यहां पर एक कैपेसिटर इस तरफ, ठीक है। और यहां से जाकर आगे ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये पॉइंट X हो गया और ये पॉइंट Y हो गया। हेलो कार्तिक, किस वाले क्वेश्चन का सर? इसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा जो अभी मैं बता रहा हूं? अभी तो मैं बता ही रहा हूं इसका। देखिए यहां पर ये हुआ तो अब इसका ये C हो गया और ये C हो गया और यहां पर ये C ले लिया, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा यहां पर 2C, तो ये X, फिर यहां पर बचा 2C और उसके बाद इधर C। अब ये जो 2C और C है वो हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या हो जाएगा यहां पर हम लोग ये कर देंगे 1/2C प्लस 1/C और ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इन सीरीज। तो ये हो गया यहां पर एलसीएम जब इसको लेंगे तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पर C और यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 1 + 2 हो गया 3 और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2C, तो 1 इक्विवेलेंट ऐसे, जब फिर जब C इक्विवेलेंट ऐसे करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2C/3, ठीक है। तो इसको आप मैथ्स मतलब सॉल्व कर सकते हैं। कार्तिक कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं आप, किस जगह पर, कमेंट करिए जरूर। तो देखिए ये निकल कर आया। अब इस पे एक और कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग के पास जहां पर कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पर एक प्लेट है, दूसरी प्लेट इधर है, तीसरी प्लेट इधर है और चौथी प्लेट इधर है। तो क्या करेंगे, इस जगह पर इस प्लेट को यहां पर हम लोग एक ऐसा कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद ये वाली जो प्लेट है जो कि इधर भी है और इधर भी है, तो ये प्लेट ऐसा 2 टुकड़ों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा और ये वाली जो प्लेट है ये भी ऐसे 2 टुकड़ों में यहां से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इसको करना चाहें तो एक हिस्सा ये हो जाएगा और एक हिस्सा इधर वाला बन के कैपेसिटर एक फॉर्म करेगा और एक इधर वाला, और इधर वाली जो पूरी प्लेट है ये मिलके बनेगा और इधर वाला जो है ये इधर और इधर मिलकर एक कैपेसिटर बनेगा। अब ये कैपेसिटर ऐसे बन जाएंगे, बट इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसे होगा उसको देखते हैं। तो इस जगह पर X वाले को सबसे पहले X यहां पर लिखेंगे और उसके बाद इसको यहां पर Y लिखेंगे, ठीक है। और इससे यहां पर ऐसे वायर्स लाकर 2 तरफ ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। फिर एक बार इस प्लेट को इधर बना देंगे और ये वाली जो प्लेट है वो इधर बन जाएगी। फिर ये वाली जो प्लेट है, ये चौथी वाली, उसको इधर बना दिया और फिर जो ये जो X के पास है इसको 2 पार्ट्स पे ब्रेक करेंगे, एक प्लेट इधर बन जाएगी और एक प्लेट इधर, और फिर ये वाली प्लेट बन जाएगी इस तरफ, और जो 1 है वो फोर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये यहां पर चौथा पॉइंट बना देंगे, तो पहले को कनेक्ट कर देंगे चौथे से, तो ये कनेक्शन हो गया। बस इतना ही कनेक्शन था बीच में, तो आपस में कनेक्शन बन ही गया। तो अब ये जब इस तरीके से डायग्राम बन गया तो अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर से हम लोग रीअरेंज करें, या फिर अगर हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ पे आ जाएगा कि यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग का बना वो कैसा है। कि अगर इधर से देखें इसको तो 2 चीजें यहां पर हम लोग की सीरीज पे हैं, फिर पैरेलल पे हैं। जैसे ये और ये कैसे हैं, सीरीज पे हैं, और फिर ये जाकर यहां पर इससे पैरेलल पे हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये और ये सीरीज पे हैं, ठीक है, ये और ये सीरीज पे हैं और ये इससे पैरेलल पे हैं। तो ये क्या हो गया, ये यहां पर ऐसे X बना हुआ है, जैसे अगर इसको इस तरफ से करें तो ये हो गया यहां पर X, और X ये Y है, ठीक है। तो ये X होगा और X से इस तरफ अगर हम लोग वायर लेके जा रहे हैं, ये इधर वायर गई
और फिर ये ऊपर जाकर एक कैपेसिटर, और उसके बाद ये पहला वाला बना दिया, फिर ये जाकर ये बनेगा दूसरा वाला जो कि हो जाएगा ऐसा, फिर ये वापस आ जाएगा ऐसा, ठीक है, और ये पॉइंट आ जाएगा वाई वाला, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर आ जाएगा जो कि इससे कनेक्टेड होगा एक्स से। तो ये यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे हम लोग, ये वाई वाला। तो देखो ये वाला जो कैपेसिटर है इसका एक पोर्शन कनेक्टेड है एक्स से और दूसरा कनेक्टेड है वाई से। इस कैपेसिटर को देखो, इसका एक कनेक्टेड है 1 से, पहले वाले कैपेसिटर से, और दूसरा कनेक्टेड है वाई से, और 1 वाले का एक कनेक्टेड है एक्स से, दूसरा कनेक्टेड है 4th वाले से। तो इस तरीके से जो भी हम लोग का यहाँ पर था वो एकदम इस तरीके से सर्किट बन जाएगा। अब अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन में जो कैपेसिटेंस हम लोग को दिया हुआ है वो C1 C2 C3 दिया हुआ है। अब देखिए पिछले केस पे भी C1 C2 C3 दे सकता था, ठीक है, अगर C दे दिया तो काम आसान हो जाएगा, और अगर C नहीं दिया तो फिर हम लोग का जो होगा वो चेंजेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग को दिया जाएगा वो सेम ही दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस ऐसे दी होगी D, और इधर की जो डिस्टेंस दी होगी D, और ये भी D ही दी होगी, और इन सब का जो एरिया होगा वो A ही दिया होगा। उसकी वजह से ही यहाँ पर जो कैपेसिटेंस हम लोग का सबका आएगा वो C ही निकल कर आएगा, जो कि होगा एप्सिलॉन नॉट A/D। ये चीज़ भूल मत जाइएगा। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसा होगा। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा वो C/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी नीचे वाले की बात करें उसके साथ, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो C/2 प्लस C कर देंगे तो ये हो जाएगा ये 3C/2। ये C इक्विवेलेंट या C नेट निकल कर आ जाएगा कहाँ का, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का एक्स वाई के अबाउट कैपेसिटेंस, ठीक है। ये निकल कर आ गया 3C/2। क्लियर। तो ये था इस हम लोग का जब पैरेलल प्लेट्स का दिया हो, तो ये सारे एक तरीके के क्वेश्चन ही है जिसपे कि हम लोग को इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब इस पे आगे जो दिया है वो ये है कि अगर हम लोग के पास दिए हों n प्लेट्स, और फिर उन n प्लेट्स पे हम लोग को फाइंड करना हो कि कितना कैपेसिटेंस होगा अक्रॉस x एंड y, कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, एक प्लेट इधर, दूसरी प्लेट इधर, तीसरी, ऐसे करते करते अप टू n तक दिए हुए हैं, और हर प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है, ऐसे जैसे D और ये A, मतलब कि जो भी यहाँ पर कैपेसिटर फॉर्म होगा उसका कैपेसिटेंस C होगा। कोई भी एक अगर कैपेसिटर हम लोग देखें तो उसका हो जाएगा कैपेसिटेंस C। तो उस केस पर जो यहाँ पर निकल कर आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का x और y के अबाउट, वो निकल कर आएगा n-1 इंटू C, ठीक है। ये कैसे निकल के आया देखिए, समझिए। अभी अगर यहाँ पर क्या होता, इस जगह पर सिर्फ ये होते कि यहाँ से ये एंड हो रहा होता, यहाँ से ये क्या हो रहा होता, एंड हो रहा होता, तो उस केस पर इस जगह पर ये जो कैपेसिटर फॉर्म हुए हैं वो इस तरीके के फॉर्म होते कि पहला और दूसरा जो कैपेसिटर है वो मिलकर एक मतलब ये जो दो प्लेट हैं ये मिलकर एक कैपेसिटर फॉर्म कर रही होती। अगर इसी में यहाँ पर होता कैसा, 3 प्लेट ले लेते ये, तो ये 3 प्लेट मिलकर 2 कैपेसिटर को फॉर्म करती। क्या करती? 2 कैपेसिटर को फॉर्म करती। और ये कैसे होते? ये आपस में पैरेलल कैपेसिटर होते। तो ये जो पैरेलल कैपेसिटर है उसकी वजह से हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कैपेसिटेंस जब हम लोग के गिवन होते हैं तो उस पे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं वो हम लोग कर देते हैं क्या, एडिशन सिंपली। तो जब 3 प्लेट्स थी तो 2 कैपेसिटर फॉर्म हुए और वो भी पैरेलल पे। तो 2 कैपेसिटर पैरेलल में तो उनको प्लस कर देंगे C1 प्लस C2। और यहाँ पर C1 और C2 कैसे हैं, C ही वैल्यू के हैं, तो C प्लस C हो जाएगा 2C हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 4 प्लेट होंगी तो जब 4 प्लेट होंगी तो कैपेसिटर फॉर्म होंगे 3, 5 प्लेट होंगे कैपेसिटर फॉर्म होंगे 4। तो अगर n प्लेट्स होंगी तो कैपेसिटर जो फॉर्म होंगे वो फॉर्म होंगे n-1, और हर एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है C। तो जो टोटल कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा इसका 3C, इसका 4C और इसका n-1C। तो इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये यही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसको भूल जाइए, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पे तो हम लोग ने देखा क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ n प्लेट्स अगर हम लोग को दिया तो किस तरीके से कैपेसिटर फॉर्म होते हैं, कैसे निकालते हैं। बट अगर हम लोग को अभी जो जैसे n प्लेट्स दी गई थी उस पे पैरेलल प्लेट्स थी, उस पे कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा था,
क्योंकि उस पर कैपेसिटेंस था, उस पर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी थी, कैपेसिटर फॉर्म हो रहा था अगर एक डिवाइस की बात करें। तो अगर हम लोग के पास कैसे दिए हों, स्फेरिकल कैपेसिटर्स दिए हों, तो फिर कैसे कैसे उनमें जो कन्फिग्रेशन होता है वो होता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इस पे जो बेसिकली आते हैं वो 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होता है, दूसरा कन्फिग्रेशन ऐसा होता है, तीसरा कन्फिग्रेशन ऐसा होता है। तो तीनों को एक साथ पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे ये जो तीसरा वाला है केस वो फाइनली बनकर आया है और क्वेश्चन किस तरीके से इस पर आएगा। तो देखिए हुआ क्या इस जगह पर, ये जो पहला केस है यहां पर अंदर एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, और उस सेल का जो रेडियस है वो है a। कितना है उसका रेडियस है a। और ये जो बाहर वाला ऐसा सेल है उसका जो रेडियस है वो है कितना b। तो इस तरीके का केस अभी हम लोग पढ़कर आए थे। तो यहां पर होगा क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस जगह पर होगी, ठीक है, इसके बीच में। और ये जो है हम लोग का, ये सॉलिड भी हो सकता है अंदर वाला, ऐसा जरूरी नहीं कि हॉलो ही हो, ये सॉलिड भी हो सकता है अंदर वाला, ये जो स्फेयर है, ठीक है। बट बाहर वाला तो ये हम लोग का ये हॉलो ही रहेगा, बाहर वाला जो सेल है। तो ये हो गया। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसे इस रीजन पे एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अभी हम ये भी पढ़ कर आए हैं कि जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होता है और वो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस पर स्टोर होती है। तो ये जो यहाँ पर कैपेसिटेंस निकल कर आएगा, यानी कि चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसकी, वो डिफाइंड होगी इस रीजन पे। मतलब ये वाला सेल और जो अंदर वाला जो सेल कह लीजिए या जो स्फेयर है उसके बीच का जो रीजन है वहाँ पर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होगी, यानी कि वहाँ पर एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। और वो कितना होगा, वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, जहाँ पर B बाहर वाले की रेडियस है और A अंदर वाले की रेडियस है। तो ये चीज़ निकल कर आया। अब इसी में अगर दूसरा हम लोग बनाएं जहाँ पर ये जो कन्फिग्रेशन है, बाकी तो सब सेम है कि अंदर वाला ये सॉलिड है या फिर हॉलो है, बट उसका जो रेडियस है वो कितना है, A है, और बाहर वाले का रेडियस B है। बट इस पे जो बैटरी जुड़ी हुई है वो एक बाहर से ऐसे जुड़ी है और फिर जाकर यहां पर ये कैसा है, ग्राउंडेड है। क्या हो गया, यहां पर ग्राउंड हो गया। तो उस केस पर यहां जो चीज निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि जो भी एनर्जी यहां पर हम लोग देखते हैं या जो इस पे एनर्जी स्टोर होती है वो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच पे स्टोर होती है। और ये क्या है, ये है अर्थ यानी कि जीरो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पोटेंशियल जो है और ये पोटेंशियल है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो उस पूरे रीजन, उस वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और उस पूरे रीजन पर एनर्जी स्टोर होता है। मतलब कि जो कैपेसिटेंस होता है वो बाहर वाले रीजन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब कि अगर हमारे पास एक बैलून है तो बैलून के बाहर वाले रीजन पर कुछ इस तरीके का ये कॉन्फ़िगरेशन है कि बैलून के बाहर तरफ हवा भरी जा सकती है। ये कुछ इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है। इसको एग्जैक्टली वैसा नहीं हम लोग कह सकते कि बैलून के बाहर कैसे वो भर जाएगी, बट यहां पर जो चार्जेस होंगे वो यहां ऊपर सरफेस में होंगे, ठीक है, यहां पर होंगे। बट इसमें होगा क्या कि जो होंगे ये इस वजह से होंगे क्योंकि इस स्फेयर और जो ग्राउंड है यानी कि जीरो पोटेंशियल है उसके बीच वाले रीजन पे पूरा ये कैपेसिटेंस डेवलप्ड है। तो वो जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। तो ये दो चीजें होंगी कि एक तो जब कैपेसिटर जो हम लोग का फॉर्म हो रहा है वो कुछ इस तरीके कॉन्फ़िगरेशन के साथ है और कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एनर्जी इधर स्टोर हो रही है। और दूसरा ये है जहाँ पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किधर हो रही है, आउटसाइड द स्फेयर। और कैपेसिटेंस भी कितना हो रहा है, बाहर ही हो रहा है, वो निकल के आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ठीक है। अब आता है तीसरा केस। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें कि ये चीजें होंगी तो हम ये लगाएंगे, क्वेश्चन अगर आएगा कुछ इस तरीके से तो हम लोग ये लगाएंगे। अब अगर क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरीके से कि एक
स्फेयर है जिसके अंदर दूसरा स्फेयर रखा हुआ है जिसका रेडियस a है, बाहर वाले का रेडियस b है, दोनों मेटल के हैं, अंदर वाले को ग्राउंड कर दिया गया है और बाहर वाले को एक बैटरी लगाकर फिर ग्राउंड कर दिया गया है। तो इस केस में क्या होगा, अब ये जो दोनों केस है वो दोनों के दोनों फॉर्म हो रहे हैं। कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो समझते हैं। यहां पर क्या हो रहा है इस वाले केस पे कि पहले तो अगर सिर्फ ये जो अंदर का बना हुआ है इसको भूल जाए, ठीक है, तो ये हम लोग को दिख रहा है इस तरह वाला केस। तो इसकी वजह से ये वाला टर्म आ जाएगा सी डैश या सी प्राइम, और जब इसको हम लोग अंदर वाले को ग्राउंड करेंगे और ये भी ग्राउंडेड है तो दोनों के दोनों कैसे हो गए, सेम जगह पर कनेक्टेड हो गए। मतलब कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। तो अंदर वाले रीजन पर भी क्या होगा, एनर्जी स्टोर होने की कैपेसिटी इसके पास होगी, तो वो हो जाएगा सी। तो जो सी नेट होगा इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन का वो हो जाएगा सी प्लस सी प्राइम, और निकल कर आएगा हम लोग का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो इस तरीके का जब हम लोग बनाते हैं, यानी कि इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि एक हम लोग ने एक अंदर स्फेयर लिया और उसके बाहर एक स्फेयर लिया और उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है, हम लोग ने ऐसे उसको बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो उस केस पर जो कैपेसिटेंस हम लोग का निकल कर आएगा फाइनल, वो कितना होगा, ये निकल कर आएगा जिसपे कि बाहर वाले का रेडियस b होगा, अंदर वाले का रेडियस a। क्लियर, ध्यान रखिएगा इस बात को और आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग के पास क्या है ये तो था हम लोग का क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात। तो अभी हम लोग ने क्या चीजें देख ली कि हम लोग के पास कैपेसिटेंस के पहले बारे में पढ़ा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में, फिर पैरेलल प्लेट्स थे तो उनमें कैसे कैपेसिटर है अगर वो फॉर्म हो रहे हैं तो उससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकल के आएगा। फिर अभी देख लिया कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स हैं तो उस पर कितना कैपेसिटेंस होगा। अब अगर इन्हीं कैपेसिटर्स को क्या किया जाए, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं, उनसे एक सर्किट फॉर्म किया जाए, ठीक है, जो कि कुछ सर्किट हम लोग का इस तरीके का फॉर्म हुआ जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि इसमें हम लोग के पूरे सर्किट में क्या है, कैपेसिटेंस आपस में कनेक्टेड है, जिनका जैसे कि ये है 8 माइक्रोफैराड का, ये 5 माइक्रोफैराड का, ये 3 माइक्रोफैराड का, और ये कनेक्टेड है एक बैटरी से जिस पे यहां पर ये जो लगा हुआ है वोल्टेज वो है 40 वोल्ट्स का, ठीक है। तो फिर हम लोग को बताना है कि यहां पर जो हम लोग का ये जो Q निकल कर आ रहा है, जैसे ये Q, तो ये वो कितना निकल कर आएगा। तो इसको एक तरीके से सॉल्व करने का जो मतलब इसको सॉल्व करने का जो एक तरीका है वो ये है कि हम लोग क्या करें, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें और उसको फिर यहाँ पर Q इज इक्वल टू सी वी कर दें, सी इंटू वी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल आएगा इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का। तो इसको, इस C को, ये जो C निकल कर आएगा फाइनली, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे V से, तो वो निकल कर आ जाएगा हम लोग का टोटल चार्ज कितना इस सिस्टम पर है। एक तरीका और है जो कि कहलाता है हम लोग का नोडल एनालिसिस। क्या कहलाता है, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस का यूज करके हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं। अभी तो हो सकता है कि लग रहा हो आपको कि इस क्वेश्चन पे हम लोग क्यों नोडल एनालिसिस लगा रहे हैं, इसको तो सिंपली वैसे निकाला जा सकता है। बट नोडल एनालिसिस, ये पहली बात तो ये क्वेश्चन रखने का ही मकसद मेरा ये था नोडल एनालिसिस सिखाना। तो नोडल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं कुछ इस तरीके के जगह पर जहां पर हम लोग का कुछ एक हम लोग ऐसा नोड कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऐसा फॉर्मूला कि एक तार इधर जा रही है, एक तार इधर जा रही है और एक तार इधर जा रही है, और इधर भी एक कंपोनेंट हम लोग के पास है। इधर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इधर कोई कंपोनेंट हम लोग के पास नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसके आसपास मैक्सिमम हम लोग को कंपोनेंट्स मिल जाए। फिर ये पॉइंट हो गया, इसका पोटेंशियल मान लिया हम लोग ने कि एक्स है। क्या मान लिया, इस पे पोटेंशियल है एक्स, और इस जगह पर हम लोग ने मान लिया कि इसका जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये एक वायर है तो इस पूरे जगह पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इस जगह पर भी पोटेंशियल हो जाएगा 40 वोल्ट्स, और इधर भी सेम उसकी वजह से इस जगह पर हो जाएगा 0 वोल्ट्स, ठीक। फिर उसके बाद नोडल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर इस पॉइंट के अबाउट हम लोग देखें कि टोटल चार्ज कितना है, तो वो निकल कर आता है 0 के बराबर। कैसे, ये माइनस ये करें तो x माइनस 40 करें, ये क्या हो गया, v हो गया। v इंटू कर दीजिए कैपेसिटेंस,
V इंटू कर दीजिए कैपेसिटेंस, तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, Q इज इक्वल टू CV प्लस, अब ये इस पाथ को लीजिए यहां से, तो ये जब हम लोग ने यहां से यहां पाथ लिया तो x माइनस 0 और इंटू कर देंगे 5, और ये सारा माइक्रो फैराड पे चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो कैपेसिटेंस ले रहे हैं वो किस पे ले रहे हैं, यूनिट उसकी फैराड होती है, बट यहां पर उसका एक साथ मल्टीप्लायर, उसके साथ एक मल्टीप्लायर लगा हुआ है जो कि माइक्रो है, और वो होता है 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया माइक्रो फैराड। तो ये हो गया निकल कर ये x माइनस 0 इंटू 5 प्लस, अब यहां से देखेंगे x, यहां से देख रहे हैं तो x माइनस 0, तो ये कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस पे, और वो कितना है 3 है, तो ये बराबर होगा 0 के। ये होता है हम लोग का नोडल एनालिसिस सॉल्व करने का, नोडल एनालिसिस करना। ठीक है, तो उससे हम लोग के पास क्या निकल के आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हम लोग के पास x की वैल्यू। ठीक है, तो x की वैल्यू जो यहां पर निकल के आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल अलजेब्रा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो निकल कर आ जाएगा हम लोग के पास 20 वोल्ट्स। तो ये जो 20 वोल्ट्स निकल के आया है वो निकल के आया है इस जगह का। ठीक है, कि यहां पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 20 वोल्ट्स है। तो फिर अगर हम लोग को बताना है कि यहां पर कितना चार्ज आया है, तो सिंपली क्या करेंगे, 40 माइनस 20, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस इंटू 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो गया 20 इंटू 8, तो 8 टू 16, 160 माइक्रोकुलम। तो इस जगह पर कितना चार्ज निकल के आ जाएगा हम लोग का, 160 माइक्रोकुलम चार्ज निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम लोग को इस जगह पर बताना है तो देखिए क्या हो रहा है, 160 माइक्रोकुलम चार्ज इस पे था, तो इस पूरे में जो चार्ज यहां पर होगा वो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यहां पर ये यहां पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्लस Q/2 जरूरी नहीं है, यहां पर ले लेते हैं स्मॉल कुछ कि प्लस Q माइनस Q ऐसा है। ठीक है, तो जब इस तरीके से होगा तो यहां पर फिर वही करेंगे कि यहां से लेके यहां तक हम लोग ले लेंगे। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो 20 माइनस 0 और कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो 20 माइनस 0 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये C हो गया इंटू V, और ये माइक्रो फैराड पे था, ध्यान दीजिएगा, तो आंसर भी माइक्रो कुलॉम पे ही निकल के आएगा। तो ये हो गया यहां पर ऐसा, तो 20 इंटू 5 हो गया 100, क्लियर। तो 100 माइक्रो कुलॉम इतना चार्ज निकल कर आ गया इस वाले उस पे, और इस पे अगर हमें निकालना है तो 20 माइनस 0 करना होगा, और करना होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये निकल कर आ जाएगा 60 माइक्रोकुलम, या फिर सिंपली 160 में माइनस कर सकते हैं 100 को, तो 60 निकल कर आ जाएगा। यानी कि जितना चार्ज यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पर तो 160 माइक्रोकुलम आ गया, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट कैपेसिटर लगे हुए हैं तो 2 पार्ट्स पे ऐसे ये ब्रेक हो गए चार्ज। ठीक है, 2 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और ऊपर हम लोग को मिल गया 100 माइक्रोकुलम और नीचे मिल गया 60 माइक्रोकुलम। तो इस तरीके से ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कैपेसिटिव सर्किट के, उस पर जब कोई चीज़ पूछी जाती है तो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पोटेंशियल निकालना भी बता दिया कि अगर इसके क्रॉस पूछ ले कि कितना पोटेंशियल होगा तो इसी से निकल के आ जाएगा, सेम टेक्निक से। अगर पूछे चार्ज तो भी निकल के आ जाएगा, अगर चार्ज दे दे और कैपेसिटेंस निकालने के लिए दे दे तो भी हम लोग इस नोडल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। तो ये चीज और ये जो नोडल एनालिसिस करके बताया उसको हम लोग को अप्लाई करना होगा और हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, अब आता है हम लोग के पास व्हीटस्टोन ब्रिज इन कैपेसिटिव सर्किट। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप डिटेल में जाकर पढ़ेंगे जहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात आती है, बट अभी हम लोग के पास क्या होता है, क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कैपेसिटिव सर्किट्स पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो कुछ इस तरीके का ही कॉन्फ़िगरेशन होता है जहां पर ऐसे 5 कैपेसिटर इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं और कनेक्टेड होते हैं किसी एक बैटरी से जो कि पोटेंशियल V से होता है। तो अगर एक सिंपल सी कंडीशन हम लोग देखें, क्योंकि ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं किसी कैपेसिटर के पॉइंट पर अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो होगा, मतलब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से इस कैपेसिटर से करंट या फिर चार्ज कह लें वो फ्लो होगा। ठीक है, अनलेस इट रीचेस द स्टेबल कंडीशन। तो अपने ट्रांजिशन कंडीशन में इस पे चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए C1/C2, मतलब अगर इन दो चीज का रेशियो ले लें वो निकलकर इन दो
जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स लगे हैं उनकी जो भी प्रॉपर्टी है उनका हम लोग रेशियो ले लें। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर इंडक्टर भी लगाया जा सकता है। क्लियर? तो अभी हम लोग को क्या देख रहे हैं, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैपेसिटर जैसे लगे हुए तो उनका कैपेसिटेंस जो है C1/C2 इक्वल टू C3/C4 अगर निकल कर आ जाए, यानी कि रेशियो जैसे 1/2 ही निकल कर आ जाए दोनों पे, ये C है और ये 2C है, तो उस केस पर क्या होगा, इस वाले आर्म से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये यहाँ होते हुए भी नहीं होगा, ये यहाँ होते हुए भी नहीं होगा, इसका यहाँ पर कोई जो अस्तित्व है वो नहीं रह जाएगा, वो वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा लगेगा। तो सिंपली क्या बचेगा हम लोग के पास, ये पूरा का पूरा सर्किट ये बच जाएगा कुछ ऐसा, जहाँ पर एक C1 इधर होगा और ये C3 होगा और ये नीचे हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C4। तो इस तरीके की चीज हम लोग के पास निकल कर आ जाएगी। तो उसको फिर हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं नोडल एनालिसिस का यूज करके, या फिर जो बेसिक हम लोग का होता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर आपस में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, उनका यूज करके भी हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में हम लोग को एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में हम लोग को सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना होता है, हमें मैक्सिमम अपना देना होता है। उस पर यह नहीं होता कि 30 क्वेश्चंस अगर हम लोग के पास आ रहे हैं एग्जामिनेशन में तो 30 के 30 करना है। पहले तो हमें टारगेट इतना बड़ा 30 का लेके नहीं चलना होता, हमें ज्यादा से ज्यादा करना होता है, मैक्सिमम करना होता है अपना। ठीक है, वो क्वेश्चन उस पर कितने दिए उसका मैक्सिमम नहीं करना होता है। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं और सही, क्योंकि निगेटिव मार्किंग्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये निकल के आया हम लोग का क्या, एक व्हीटस्टोन ब्रिज इन कैपेसिटिव सर्किट वाला इस तरीके का डायग्राम। तो अगर कोई सर्किट इस तरीके का दिया हो तो उस पे इस कंडीशन को चेक करेंगे, इसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये चीज होती है तो फिर इस तरीके से इस सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इस पे और देखते हैं क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है व्हीटस्टोन ब्रिज से। तो इस पे क्या होता है, जैसे कि एक इस तरीके से एक दे दिया गया, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये 8 माइक्रोफैराड का है। ठीक है, और यहां पर एक इस तरीके से कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर उसके बाद यहां पर एक कैपेसिटर है और यहां पर एक कैपेसिटर है, और ये ऐसा है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफैराड का और इसका जो कैपेसिटेंस है वो है 8 माइक्रोफैराड का। क्लियर? और ये है यहां पर 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब इस तरीके के केस पे अगर हम लोग को बताना है कि ये कितना निकल कर आएगा। ठीक है, यहां पर जो हम लोग का चार्जेस है इनमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर यहां पर 100 वोल्ट इस बैटरी का पोटेंशियल है तो यहां पर कैसे जो हम लोग का चार्जेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए यहां पर ये 5 कैपेसिटर है जो कि एक व्हीटस्टोन के स्टाइल पे कनेक्टेड हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पे चेक करेंगे क्या ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो देखिए 2/8 कितना निकल कर आ जाएगा, 1/4। और इसको अगर करें तो 4/8 जब करेंगे तो ये 1/2 निकल के आ जाएगा, जो कि इसके बराबर नहीं है। यानी कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जब इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर नोडल एनालिसिस का यूज़ करते हुए एक पॉइंट जिसको मान लेंगे x और इसको मान लेंगे y। और सिंस ये हम लोग का ये शॉर्टेड है तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर 100 वोल्ट्स पर और ये पॉइंट हो जाएगा 0 वोल्ट्स पर। ठीक है, उसके बाद यहां से ऐसे देखेंगे तो ये हम लोग की कुछ इक्वेशंस बनेंगी। x - 100 ये क्या हो गया, वोल्टेज इंटू 2 माइक्रोफैराड। तो यहां माइक्रोफैराड नहीं लिख रहे, 2 सिर्फ लिख रहे हैं, ये हो गया। प्लस फिर इस पॉइंट के यहां से यहां देखेंगे तो ये, और फिर दूसरा नोड मिल गया हमें। तो एक नोड से दूसरे नोड तक के बीच में ही हम लोग को पोटेंशियल का डिफरेंस देखना होता है। तो हो जाएगा ये x - y, और यहाँ पर कितना यहाँ पर कैपेसिटेंस है वो है 2, तो ये यहाँ पे 2 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इधर से इधर कोई नोड मिला, हाँ ये मिला, तो x - 0 और ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड के बराबर।
यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करके 4 माइक्रोफैराड से, तो ये चार्ज निकल के आया, ये चार्ज निकल के आया, ये चार्ज निकल के आया। तो इस नोड के अबाउट जो चार्जेस निकल के आए वो ऐसे टोटल इनका जो होता है वो 0 निकल के आता है। तो देखिए यहाँ पर अब जो यहाँ वेरिएबल हैं वो कितने हैं, 2 हैं। तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो इस नोड पे वर्क करिए। तो जब इस नोड पे वर्क करेंगे तो y माइनस 100 ये यहाँ से बन जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करके 8 ऐसा, और फिर उसके बाद y माइनस यहाँ से x करेंगे, इसको y माइनस x और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। उसके बाद y माइनस 0 ऐसे जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और ये निकल के आ जाएगा 0 के बराबर। तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। अब सिंपल आप लोग के पास क्या रह गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप इसको सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू निकल आएंगी। तो जब x और y की वैल्यू निकल के आ जाएंगे तो हम लोग यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसका जो हर एक कैपेसिटर का चार्ज है वो भी फाइंड कर सकते हैं। अगर टोटल इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम लोग को निकालना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग ये निकाल लें कि इस पे टोटल चार्ज कितना आया है, इस जगह पर कितना आया है, और उसको हम लोग चार्ज को डिवाइड कर दें v से, तो वो कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। तो v यहाँ पर क्या है, 100 है, वो यहाँ पर v कितना 100 है। तो हमें q फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज कैसे निकल के आएगा, देखिए टोटल चार्ज हम लोग का यहाँ पर निकल के आ जाएगा, जैसे कि इस जगह पर देखें कि इस पॉइंट पर जो चार्ज आएगा वो इधर से होता हुआ और इधर से होता हुआ आएगा। यानी कि इधर से अगर हम लोग देखें और इधर से हम लोग इस सर्किट पे देखें तो फिर जो चार्ज होगा उन दोनों का सम अप ही यहाँ पर होगा, क्योंकि वो डिवाइड ही होता है। तो ये इधर वाले को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इधर वाले को क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर करेंगे तो x माइनस 100 वाला हमें टर्म रखना पड़ेगा, तो ये बड़ा हमें कैलकुलेशन पड़ेगा। तो हम इधर से x माइनस 0 वाले टर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ से q चार्ज आ रहा है, 2 पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहाँ पे जो भी अंदर हुआ, उसके बाद फिर से ये 2 पार्ट्स पे आके यहाँ पे बाहर निकला, ठीक है, और मिलकर एक बन जाएगा और ये इधर पे q आ जाएगा। तो बस उसी चीज़ का ये हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या, यहाँ ये c के बराबर निकल के आएगा। तो q कितना निकल के आएगा टोटल, x माइनस 0 इंटू 4 करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस कर देंगे नीचे वाले नोडल एनालिसिस जब करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा y इंटू 8, ये निकल के आ गया टोटल चार्ज। इसको डिवाइड कर देंगे जब 100 से, इसको या फिर 8y भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8y। तो ये बन जाएगा यहाँ पर इस तरीके से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो देखिए कितने आसानी से, जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नोडल एनालिसिस की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही तरीके से उनको, सबसे पहली बात तो एक ही तरीके से उनको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, एक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। जब वो कॉन्सेप्ट आपका ब्रेक होने लगे तब दूसरे कॉन्सेप्ट पे जंप करिए, क्योंकि एक ही तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके पास क्लियर जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा और उसको अप्लाई करना आपको आसानी से आ जाएगा। आप एक जगह पर 10 कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, 10 तरीकों को सीखेंगे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपको क्या करेगा, सोचने पे मजबूर कर देगा कि किसको अप्लाई करें। वो हो सकता है आपको वहाँ पे डिफिकल्टी फेस कराए। तो एक तरीका पकड़िए, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको पकड़िए, उनसे चीज़ों को सॉल्व करिए, फिर जब वो फेल होने लगे तब दूसरे पे जंप करिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आपको ज़्यादा स्कोर करना है कम टाइम पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें आती हैं हम लोग की व्हीटस्टोन से रिलेटेड। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है जो कि होता है कुछ इस तरीके का, जहां पर एक ऐसा पूरा सर्किट बना होता है, ठीक है, और उसके बीच में यहां पर एक ऐसा वायर लगा होता है जिस पे यहां पर लगा होता है स्विच। ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो इस स्विच पे क्या होता है कि पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि अगर अभी ये स्विच को बंद कर दिया जाए तो इस जगह से कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे कंसीडर करते हैं x, और जब इसको क्लोज कर दिया जाएगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सॉर्टेड है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, सॉर्ट हो गया, यानी कि हम लोग को यहाँ पर y मानने की जरूरत नहीं है। फिर लगाते हैं नोडल एनालिसिस और यहाँ पर इसको मानते हैं 20 और इसको मानते हैं 0, बनाते हैं इक्वेशंस, और फिर इस
x को यहाँ पर जो वैल्यू है उसको फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, x माइनस 20, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे, प्लस यहां से अभी हम लोग देखेंगे कि x माइनस जो हम लोग का ये निकल के आएगा, ठीक है, 0, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद इधर से हम लोग देखें अगर ये वाला जो है, तो ये जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा कितना, x माइनस यहाँ पर 0, अगर क्योंकि अगर ये x है तो और ये सॉर्टेड है तो ये भी पॉइंट x ही होगा, तो x माइनस 0 अगर इसकी बात करें तो वो भी यहाँ पर हम लोग का निकल कर आ जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट ही है, ठीक है, ये ऐसे कनेक्टेड ही है। तो ये बन गया यहाँ पर 8x, और उसके बाद ये आ गया x माइनस ये, और ये वाला बचा ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना, x माइनस 20 इंटू 2, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ पर ऐसे 0, क्लियर। तो जब इसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आगे क्या फॉर्म होके बनेगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम लोग इसको आगे निकालेंगे। गुड इवनिंग ऋतिक, कैसे हैं आप? कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो यहाँ पर ऐसे हुआ और यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू जब निकल कर आ जाएगी तो फिर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे ये x की वैल्यू फाइंड करने के बाद कि इस जगह पे कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है, सिंपली कि इसी इक्वेशन पे x की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि है हम लोग का ये वाला कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम लोग के, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पर हम लोग के पास ये कैपेसिटिव सर्किट का ही है, और वो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है हम लोग का दिखता तो ऐसे है, बट वो कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। उसका जो एक और तरीका है सर्किट रिप्रेजेंट करने का, वो कुछ इस तरीके का, ये वाले आपको अपीयर नहीं हो रहे होंगे तो मैं इनको ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे, ठीक है। अभी इसको दिखाता हूं मैं, 1 मिनट, ठीक है, ये हुआ। तो ये जो यहां पर फॉर्म होगा, ये कुछ इस तरीके से भी सर्किट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये भी एक तरीके का व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखिए यहाँ पे 5 कैपेसिटेंस है और बीच में 1 है, 4 इधर है, ये भी वैसा ही है, 2 कैपेसिटर इधर, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इससे कंपेयर करिए, मैंने C1 C2 लिख दिया है, उससे आप इनको समझिए कैसे बात हो रही है इस पे। यहाँ पर ये जो नीचे है, यहाँ पर एक कैपेसिटर बना हुआ है इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर ये कैपेसिटर बना हुआ है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, अगला जो इस पे आता है हम लोग का, वो आता है लैडर नेटवर्क का। तो अभी तक क्या देखा हम लोग ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, उस पे किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अभी क्या है, हम लोग के पास एक लैडर नेटवर्क है। लैडर नेटवर्क में क्या होता है, लैडर नेटवर्क में एक इनफाइनाइट लेंथ की ऐसा लैडर फॉर्म होती है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की लैडर फॉर्म होती है। मतलब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये बार बार रिपीट कर रहा है अपने आप को, और ये इनफाइनाइट तक रिपीट करता रहता है। फिर हम लोग को इन 2 पॉइंट पे x और y जो पॉइंट होते हैं, इनके अबाउट फाइंड करना होता है कि कितना कैपेसिटेंस होगा। तो जब इस तरीके से हम लोग को इनको फाइंड करना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कंसीडर कर ही लेते हैं पहले ही कि इसका जो टोटल कैपेसिटेंस है, ठीक है, इस पूरे का जो टोटल कैपेसिटेंस है उसको पहले मान ही लेते हैं कि लेट अस सपोज है C0 के बराबर। किसके बराबर है? C0 के बराबर है इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का जो टोटल कैपेसिटेंस है। और अगर यहाँ पर ये जो है वो है C1 C2 इस तरीके से, या फिर अगर इसको अभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे दें, जैसे कि 3 माइक्रोफैराड और ये हो गया 6 माइक्रोफैराड, तो उस केस पर हम लोग ने मान लिया कि इस तरीके से यहाँ पर ये सारी यूनिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं। तो टोटल जो इनफाइनाइट चीज का जो हम लोग का एक लैडर नेटवर्क बना हुआ है, उसका कैपेसिटेंस कितना मान लिया? C0। तो इस पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो ये है कि अगर सागर से एक बूंद निकाल दे तो क्या सागर खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा ना। तो वही चीज यहां पर भी है कि अगर सागर से हम लोग एक बूंद निकाल दें
तो जो बाकी बचेगा वो भी सागर ही बचेगा, उसको सागर ही कहेंगे हम लोग, बट ये बूंद अलग से हम लोग के पास आ जाएगी। तो सिंपली यही चीज हम लोग ने किया कि यहां से हम लोग इसको क्या मान लेंगे कि ये जो इनफाइनाइट लैडर वाला नेटवर्क था वो ये है, मतलब सागर इधर पहुंचा दिया हमने, ठीक है। और एक बूंद अलग से ऐसे इसको मानने लगे, ठीक है, बात क्लियर हुई। तो क्या हुआ कि ये जो C0 है उसको हम लोग इन 2 पॉइंट पे मान सकते हैं कि कितना हो गया कैपेसिटेंस, इन 2 पॉइंट पे हम लोग का कैपेसिटेंस C0 निकल कर आएगा, ठीक है। अगर इन 2 पॉइंट के बीच में हम लोग देखें x प्राइम और y प्राइम के अबाउट, तो जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो निकल कर आएगा C0, ठीक है। ये बात समझ पे आ गई होगी सागर से एक बूंद वाली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहां पर C0 कैपेसिटेंस हो गया। तो अब ये जो C0 कैपेसिटेंस है वो कितना है, इसके यहां पर पैरेलल पे ऐसे कनेक्टेड है। तो मतलब जो फाइनल एक हम लोग का बना वो क्या बना, ये ऐसा, फिर ये ऐसा और ये ऐसा, और इधर C0 ऐसे कनेक्टेड है, मतलब यहां पर ये जो कैपेसिटेंस है इधर ये C0 है और ये ऐसे, और जो इसका ये है अगर इस पूरे इनफाइनाइट की बात करी जाए तो ये भी तो सागर ही है, तो ये भी किसके बराबर है, इसका कैपेसिटेंस भी C0 के बराबर ही है। तो ये 3 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। अब ये 6 माइक्रोफैराड C0 के क्या है, पैरेलल पे है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे कितना, आपस में मिलके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्म करेंगे और वो वहां पर बन जाएगा कितना, निकल कर कुछ ऐसा सर्किट फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड और इधर हो जाएगा एक कैपेसिटर जो कि होगा 6 + C0 माइक्रोफैराड का, ठीक है, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। और फिर यहां पर ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, और इस पे हम लोग इसको x और y ऐसे निकालेंगे जब, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, ये क्योंकि सीरीज पे है तो 1/3 + 1/6 + C0 करेंगे और उसको C0 के बराबर कर देंगे। तो फाइनली हम लोग का निकल के आ जाएगा C0 = 3 6 + C0, और यहां पर निकल कर आ जाएगा 9 + C0। तो इसको आप जो इसके बीच की अलजेब्रा है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि 1/C0 = ये हो जाएगा 1/3 + 1/6 + C0, ये फॉर्म होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि इक्विवेलेंट्स जो कैपेसिटेंस होता है वो यही निकलता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो ये यहाँ पर निकल के आया क्योंकि हम लोग ये मान रहे हैं कि इनफाइनाइट का जो कैपेसिटेंस है वो C0 के बराबर है, तो C0 के बराबर ही रख दिया, ठीक है। तो ये होता है, हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया हम लोग का लेडर नेटवर्क पे। आगे इस पे चलते हैं, तो एक बहुत बढ़िया हम लोग को सर्किट देखने को मिलता है जो कि होता है सिमेट्री सर्किट, ठीक है। सिमेट्री सर्किट अगर हम लोग के पास आ गया तो सोचिए काम बहुत आसान हो गया। कैसे, सर्किट कुछ इस तरीके का होता है हम लोग का, जहां पर एक ऐसा दिया हुआ है एक कन्फिगरेशन जिसमें कि जो कैपेसिटर्स है इस तरीके के अरेंजमेंट पे। अब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं, बट कैसा है, एकदम इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा कि उधर है वैसा ही इधर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको इधर से इधर मानते हैं अटैच करना। तो जब इसको इधर से इधर अटैच करते हैं तो ये वाला पॉइंट तो यहीं पे है, और ये वाला जो पॉइंट है ये कनेक्ट हो जाता है इससे। मतलब कि इसको अगर मैं किसी दूसरे कलर से यहाँ पर दिखाऊं कि ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला, ये ग्रीन, वो इस ग्रीन से कनेक्ट हो जाता है, और ये तो इधर कनेक्टेड है ही, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये वाला कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाता है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, और मतलब ये और ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से कह रहा हूँ, ये इसके लिए और इसके लिए। और क्या हुआ यहाँ पर, ये और ये आपस में पैरेलल में हो गए, और ये वाले जो हैं ये भी आपस में पैरेलल हैं। कैसे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो तो जो फाइनल हम लोग का बनेगा वो कुछ बन जाएगा ऐसा। तो अब ये जो बना, देखो ये क्या बन गया, C/, यहाँ पर निकाल लेंगे क्या, अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसे बन गया। ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, एक कैपेसिटर इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर, चौथा इधर, बीच में ये पांचवा। और तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है हम लोग की, वो तो ये निकल के आ जाएगा C/2C, ये निकल के आ गया 1/2, और ये फिर इसको निकालेंगे रेशियो, तो वो भी निकल के आ जाएगा C/2C, यानी कि 1/2 के बराबर। तो ये एक कंडीशन निकल के आ गई, बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग की व्हीटस्टोन ब्रिज की
कंडीशन कहते हैं हम लोग, बैलेंस्ड कंडीशन कहते हैं व्हीट स्टोन की। तो उस केस पे इस जगह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये वायर यहाँ पर है ही नहीं, ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। तो ये जो सिंपल एक सर्किट अब बचा, इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, वो बचा सिर्फ यहाँ पर कि एक कैपेसिटर ऐसे है, एक कैपेसिटर ऐसे है, दूसरा कैपेसिटर ऐसे है और तीसरा कैपेसिटर ऐसे है। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पर कन्फिग्रेशन फॉर्म हो गया। तो जब ये कन्फिग्रेशन फॉर्म हुआ, ये हो गया एक्स, इधर वाई, इसके अबाउट हम लोग को निकालना है। तो ये निकल के कैसे आ जाएगा, ये सी, ये सी, ये सी और ये सी। तो ये सी हम लोग के सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा सिंपली इधर का इक्विवेलेंट C/2 और इसका C/2। तो C/2 और C/2 हो गए पैरेलल पे। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, ये 2C हो गया और इस तरीके से फिर यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा कि ये निकल के आ जाएगा ऐसा कि ये तो सीरीज पे है हम लोग के, तो ये निकल के आ जाएगा C/2 और यहाँ पर C/2। ठीक है, फिर यहाँ अच्छा ये C है और यहाँ नीचे 2C है। ठीक है, ये 2C है। ठीक है, यहाँ नीचे 2C है, इधर C बने ऊपर और नीचे 2C बने, तो ये हो गया C/2। क्लियर, ऊपर वाले कितने बन गए, इक्विवेलेंट C/2 और इधर जो इक्विवेलेंट बनेगा वो बन जाएगा C। तो अब ये दोनों पैरेलल पे हैं तो C प्लस C/2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3C/2। ठीक है, C पैरेलल फाइनल या नेट कह लीजिए। ये इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का इस पॉइंट के अबाउट कैपेसिटेंस निकल के आ गया, ये C इक्विवेलेंट जैसे लिखा हुआ है। तो इस इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को इतने आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम अगर मैं दूं तो वो कुछ बन जाएगा ऐसा कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होगा ऐसा, दूसरा यहाँ पर कैपेसिटर लगा होगा इस जगह पर, तीसरा यहाँ पर ऐसा लगा होगा कैपेसिटर, उसके बाद यहाँ से ऐसे, फिर ये एक ऐसा और ये यहाँ पर ऐसा, ये ऐसे आएगा आगे, ये ऐसे जाएगा, ये इस जगह पर, यहाँ से ये ऐसे बना और ये ऐसे इधर कनेक्ट हुआ और ये इधर आया और ये कैपेसिटर लगा के ये इधर बना, ये ऐसे आया, इधर कैपेसिटर लगा के ये ऐसे बना और ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग के कैपेसिटर लगेंगे, यहाँ पे ऐसे करके ये और इधर पर ये और ये कनेक्ट हो गया और इस जगह पर भी एक कैपेसिटर लगेगा। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना हो और इसके पॉइंट एक्स और वाई के अबाउट हमें निकालना हो तो कितना निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, वो आप लोग को बताना है। और हर कैपेसिटर जो यहाँ पर लगा हुआ है उसका कैपेसिटेंस C है। तो सिंपली इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसी चीज़ का यूज़ करिए क्योंकि ये एकदम सिमेट्रिकल है। तो इसके अबाउट ऐसे इसको फोल्ड कर दीजिएगा तो ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, ये इसके साथ पैरेलल में, सॉरी यहाँ पर ऐसा हुआ और इधर यहाँ पर नहीं बना हुआ अभी, तो ये ऐसे बन जाएगा कैपेसिटर इस जगह पर। ठीक है, तो इसके पैरेलल ये हो जाएगा और इसके पैरेलल ये हो गया और इसके पैरेलल ये हो जाएगा। तो वैसे ही जो सर्किट होगा सिंपल हो जाएगा। फिर देखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज वाली कंडीशन आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो क्या दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको एनालाइज करके सॉल्व करिएगा, या नोडल एनालिसिस लगाना है, क्या करना है वो चीज आप देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग के पास जो आखिरी टॉपिक है इस पे वो है डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी हम लोग के जो कैपेसिटर थे सारे, उनके बीच में जो स्पेस था वो था वैक्यूम या फिर एयर मान रहे थे, जिसमें कि दोनों का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो था 1। ठीक है, अभी क्या है कि अभी हम लोग के पास जो कैपेसिटर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लेने वाले हैं उनमें एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया जा रहा है। वो जो कैपेसिटर की प्लेट थी, जैसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कंसीडर करें, उनके बीच में हम लोग रखने वाले हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो होते हैं सारे उनको डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जब हम लोग ये पोटेंशियल वाला चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, या जब भी हम लोग कैपेसिटेंस या पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, उस केस में जब भी चीज़ों को पढ़ते हैं हम लोग तो इंसुलेटर्स को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, इंसुलेटर तब बोलते हैं जब हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, कि वहाँ पे जो करंट है वो फ्लो नहीं कर पाता। जब हम लोग स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उस जगह पर हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स इनको बोलते हैं। तो इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक्स एक ही चीज़ है, बट यहाँ पर
बोलते हैं उसको डाइलेक्ट्रिक है, और उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे करके हम लोग चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो निकल कर आया वो निकल कर आया, ये यहाँ पर सिग्मा बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है सिग्मा, सिग्मा यानी कि इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो होता क्या है यहाँ पर, अभी क्या है कि अगर इस पे देखें कि ये एक हम लोग के पास अगर इस तरीके से दो मेटल प्लेट है, ठीक है, और उन मेटल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लेट अस सपोज हम लोग ने ये मेटल प्लेट हटा दी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पुट कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो जब उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जरूरी नहीं है कि सब सारी की सारी इससे पास हो जाए, कुछ पास होंगी कुछ पास नहीं होंगी, कुछ इस तरीके का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर अब हम लोग को क्या देखना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे पास हो रही हैं, उनकी वजह से ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसकी सरफेस पे, ठीक है, अभी इस पे अंदर कैसे क्या चीजें होती हैं उस पर डिटेल में नहीं जाना कि कैसे इस पे चार्ज इंड्यूस, हम लोग मानते हैं कि चार्ज इंड्यूस हुआ, इसके सरफेस में चार्ज डेंसिटी कैसे आती है वो सब नहीं मान रहा है, सिर्फ ये मान रहा है कि इस पे एक चार्ज डेंसिटी आ जाती है जो कि यहाँ पर आता है इधर प्लस और इधर आता है सिग्मा माइनस। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक हम लोग का डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है, जो कि जिसका डायरेक्शन होता है इधर से इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अभी उस पर अभी बात नहीं कर रहा है, अभी ये मान रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज डेंसिटी हम लोग की सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वो होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अंदर इस पॉइंट पर अगर हम लोग निकालने की कोशिश करें कि ई नेट कितना होगा, तो वो होगा कुछ इतना हम लोग का E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ए। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लोग के भी लिख सकते हैं इस जगह पर इसको। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी यहां पर ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो ये जो यहां पर बनेगा वो बनेगा कितना, E माइनस E क्या थी, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और इंड्यूस्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ये, तो E माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस चार्ज की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुई है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहें तो ये निकल कर आ जाएगा कि ये के है यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा दीजिए, तो ये निकल के जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगा सिग्मा आई। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, इस पे बैकग्राउंड में ये बनता है, तो इस पे थोड़ा सा कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस पे ये ऐसा ये हुआ। ठीक है, तो सिग्मा आई ये निकल के आया, सिग्मा आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, और ये बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई के यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि यहाँ पर ऐसे हम लोग प्रेजेंट कर रहे थे। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, वो एक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी। मतलब कि जहां पर ये जाता है ये उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है। मतलब कि अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पुट किया तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, और वो कितनी बचेगी हम लोग की, ई नेट इतनी बचेगी। ठीक है, ये यहाँ पर के लिखा हुआ है। ठीक है, ये एप्सिलॉन यहाँ पर आर लिखा जा सकता है, बट इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लेके चल रहे हैं, तो ये बचेगी कितनी, ई माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और जो इंड्यूस्ड चार्ज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हम लोग का क्यू आई, इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज हम लोग माने कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मतलब कि यहाँ पर जैसे प्लेट्स मान रहे थे मेटल की डाइलेक्ट्रिक उस पर, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, ये चार्ज निकल के आ जाएगा, तो क्यू आई इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाई के, ये चीज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या कि जब एक किसी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पुट किया जाता है तो उस पर कैसे चेंज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे चेंज आते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग को इसको प्लेस क्यों करना है। ठीक है, हेलो अनुज, अगर हम लोग को ये देखना है कि ये इस पे क्यों पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो रीजन इसका ये है कि अगर एक कैपेसिटर हम लोग को फॉर्म करना है और उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये है।
तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला, उस पर हम लोग क्या कैसे बढ़ा सकते हैं कि डी को बहुत कम कर दें और ए को बहुत बड़ा कर दें। तो हम कितना बड़ा करें, क्योंकि हम लोग के पास साइज की भी लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक लिमिट क्रिएट कर देती है कि अगर हम लोग के पास एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वो एक लिमिट क्रिएट कर देती है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर जो एयर है उसको आयनाइज कर देगी। मतलब कि अगर हम लोग एरिया और डिस्टेंस को, एरिया बढ़ा दें और डिस्टेंस को इन दो प्लेट के बीच की कम भी कर दें, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी गिवन पोटेंशियल की वजह से वो बहुत बढ़ जाएगी, और एक लिमिट को रीच करने पर यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक स्पार्क जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो गई, जिसको कि हम लोग ऐसी लिमिट कहते हैं जहाँ पर वो डिस्चार्जिंग शो करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इस पे चार्जेस होते हैं वो पार्शली डिक्रीज हो जाते हैं, पूरे के पूरे जीरो नहीं हो जाते चार्ज फ्लो होने की वजह से, क्योंकि जैसे ही फ्लो होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और जो लिमिट है उसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, तो फिर से वहाँ पर फ्लो बंद हो जाता है। क्लियर। तो उस चीज़ को करने के लिए क्या कि यहाँ पर जो हम लोग पोटेंशियल लगा रहे हैं वो उस पोटेंशियल को सेम रखते हुए यहाँ पर हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर दें। तो जैसे ही यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो प्रीवियस जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उससे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सेम पोटेंशियल पर होते हुए भी जो इसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी कितना, के टाइम्स। के क्या है यहाँ पर, ये है के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये कैसे निकल के आता है वो तो हम लोग का आ जाता है डेरिवेशन पे बात की, उसको हम लोग डिराइव करके फिर निकाले, बट जो कॉन्सेप्ट है उसका यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर रिड्यूस वो कर देता है, उस लिमिट तक नहीं पहुंचने देता जहां पर वो इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज होती है। तो अगर हम लोग ने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक को इस पे प्लेस कर दिया एक कैपेसिटर पे, जो कि पूरे डी विड्थ की ही डाइलेक्ट्रिक है वो, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के। तो जो कैपेसिटेंस में चेंज आएगा, मतलब कि या कह लें जो फाइनल कैपेसिटेंस बनेगा वो हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ये तो तब बात थी जब ये पूरा डी विड्थ का हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, उस कैपेसिटेंस जो हम लोग का कैपेसिटर था उस पे, और जो इसका एरिया था डाइलेक्ट्रिक का वो भी सेम था इन मेटल प्लेट्स के एरिया के बराबर। तो अब बात आती है कि डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग डी विड्थ से कम का भी रख सकते हैं, ठीक है। एक साथ दो तरीके के डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर सकते हैं उसके अलोंग द विड्थ, और डिफरेंट एरिया के भी डाई इलेक्ट्रिक्स को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी में एक और चीज आती है कि अगर जब हम लोग ये डाई इलेक्ट्रिक पुट कर रहे हैं तो दो केस बनते हैं, जिसमें कि पहला केस है कि जब डाई इलेक्ट्रिक को हम लोग प्लेस करें और जो बैटरी है उसको कनेक्ट रहने दें। तो हम लोग के पास कैपेसिटर है, बैटरी को कनेक्ट रखा, तो जब बैटरी कनेक्ट रखेंगे तो वो क्या करेगी, वो जो पोटेंशियल है उसको मेंटेन रखेगी, ठीक है। तो जब पोटेंशियल मेंटेन रहेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल मेंटेन रहने का मतलब कि इस जगह पर जो हम लोग के पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल को इस जगह पर बराबर रखने के लिए अब क्योंकि इसके अंदर रख दिया गया है क्या, एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया गया है, इसको बैटरी से कनेक्ट किए हुए, तो उस केस पर इस पे जो चार्जेस हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ेगा, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो जब बैटरी से कनेक्टेड होगा तो जो चार्जेस हैं इसके वो बढ़ जाएंगे, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, पहले तो इस जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे थे इस तरीके से समझिए कि जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई थी, फिर डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट गई, फिर क्योंकि ये V से कनेक्टेड है तो इस पे चार्जेस इन बैटरीज में फिर बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि इस E को ये फिर से रीच कर लेगा। मतलब कि ये जो E नेट था वो डिक्रीज हुई थी, बट ये फिर से ऐसे इंक्रीज होगी क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि फिर से इसी वैल्यू को रीच कर लेगी, जो कि होती है हम लोग की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जहाँ पर ना हो पाए, उससे कम लिमिट तक वो अपने आप को ऐसे रिचार्ज कर लेगा,
ठीक है, तो ये होता है, और उस पर जो एनर्जी होती है वो हम लोग की ये इतनी होती है, हाफ CV²। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस ऐसे हैं कि बिफोर की अगर बात करें और आफ्टर। बिफोर मतलब कि इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के पहले इस पे कितने चार्ज थे, तो अगर उस पे पहले चार्ज क्यों थे, तो अब जो बैटरी को कनेक्ट किए है अगर हम लोग ने इस पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, तो चार्ज हो गए वो बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे? K टाइम्स बढ़ जाएंगे। K जहां पर क्या है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर इस पे आता है कैपेसिटेंस की बारे में बात, कि जो इसका फाइनल कैपेसिटेंस होगा कनेक्ट करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद बैटरी कनेक्ट किए हुए, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा KC। और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा दोनों पे ऐसे V होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोनों पे E होगी, और जो ये पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये E जो होगा वो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। मैंने बताया ना पहले, वो घटेगी जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, घटेगी, बट अपने आप को फिर से उसी लेवल पे रीच कर लेगी। ठीक है, तभी वो यहाँ पर चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है। और ये जो इसका एनर्जी होगी, ठीक है, वो एनर्जी हम लोग की K टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान देना है। और ये जो एनर्जी है वो कैसी है, चार्जिंग के पहले की एनर्जी दी हुई है, तो वो होगी हाफ CV²। और सिंस क्योंकि C जो होता है वो KC² हो जाता है, तो इसका जो फाइनल एनर्जी का टर्म बनेगा एक्सप्रेशन, वो हो जाएगा हाफ KCV²। ठीक है, अगर U प्राइम नाम दे दें तो ये क्या हो गया, KU के बराबर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, तो अगर हम लोग के पास कैपेसिटर है इस तरीके का, और उस कैपेसिटर पे पुट कर दिया है एक डाइलेक्ट्रिक, क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक को ऐसे पुट कर दिया इस जगह पर, तो जब डाइलेक्ट्रिक को यहां पर पुट कर देंगे और इसको V से कनेक्ट नहीं किए हैं, तो क्या चेंजेस आएंगे, इस पे जो चार्जेस हैं वो घटेंगे, बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि चार्जेस को कहीं ना तो निकलने की जगह है, ना तो कहीं से आने की जगह है, तो इस पे जो चार्जेस हैं वो चेंज नहीं होंगे। बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है, तो पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। बट यहां से फिर क्या होगा, इसके बाद से ये अपने आप उसी लेवल तक रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को अभी समझ पे नहीं आ रहा तो इसको रहने देते हैं, और ये लास्ट टॉपिक ही है। ठीक है, तो अभी ये इसको एंड ही कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी क्या है, सिर्फ इस चीज को केस 2 को लेते हैं, और यहां से ये फिनिश्ड ही है इस जगह पर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहां से जैसे ही इसको डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे, तो अगर इस पे इसी तरीके से हम लोग रखें कि क्या चेंजेस आएंगे, तो बिफोर और आफ्टर की अगर हम लोग बात करें, तो ये हो जाएगा कि इस पे अगर पहले चार्ज क्यों था, तो इस पे चार्ज उतना ही रहेगा, क्योंकि चार्ज को ना तो कहीं जाने की रास्ता है, ना तो कहीं से आने का कनेक्शन है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो कैपेसिटेंस होगा वो हम लोग का, वो तो बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस, बट जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा K टाइम्स, और जो E है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो उसके पास बैटरी नहीं है कि उसी लेवल को रीच कर ले चार्ज को गेन करके। और जो एनर्जी होगी वो भी डिसिपेट हो जाएगी, क्योंकि इसको इंसर्ट करते हुए हम लोग को कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हीट के फॉर्म पे डिसिपेट होगा। मतलब इस चार्जेस के बीच में जब हम लोग इसको पुट कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वहां पर डिसिपेशन कर रही होगी, तो ये जो होगा एनर्जी वो भी डिसिपेट हो जाएगी। और ये जो एनर्जी पहले ये थी वो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का ये जो V है, V डिक्रीज होगा, V जो है वो V/K हो गया, और जो C है वो KC हो गया। तो फाइनली जो हम लोग का व्यू जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा K टाइम्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं किससे रिलेटेड, हम लोग की डाई इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, कैपेसिटेंस से रिलेटेड और कैपेसिटर से रिलेटेड। और इन्हीं चीज़ का यूज़ करके हम लोग जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा और चीज़ बचता है, और वो है कि अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं और वो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर पुट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक इसका विड्थ अलग हो और इसका विड्थ अलग हो, तो उस केस पे यहाँ पर कितना कैपेसिटेंस होता है, क्या होता है, उसकी अगर बात करें तो उसके लिए हम लोग के पास ये कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे कि जो ये निकल कर आएगा, जैसे कि हम लोग ये देखें कि ये किस चीज कब के लिए फॉर्मूला है। जैसे कि एक हम लोग के पास कैपेसिटर हो, और उस कैपेसिटर में यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब पुट करी जाए, ठीक है, और उसकी विड्थ कितनी हो, T हो, और जो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है उसका यहाँ पे ये पूरा D है, ऐसे
इन दोनों का एरिया सेम है, ए है, उस केस पर जो इन दो पॉइंट के बीच पे एक्स और वाई के बीच में जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा कितना, ये यहां पर निकल के आ जाएगा हेलो अंकित, ये यहां पर निकल के आ जाएगा ये, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई टी बाई के डी माइनस टी। क्लियर। अब यहां पर हम लोग देखते हैं ये जो बना हुआ ये यहां पे प्लस भी है यहां पे, ठीक है, टी बाई के प्लस डी माइनस टी, ठीक है, टी बाई के इंटू डी नहीं है ये, यहां पर ये प्लस है, ये ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर प्लस है, तो ये हो गया, तो टी बाई के प्लस डी बाई टी माइनस टी। क्लियर। कर दीजिए प्लीज अंकित यादव, क्या करना है बताइए। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे सी इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम, किस तरीके के कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये कुछ कन्फिग्रेशन है हम लोग का इस तरीके का, जैसे कि हम लोग के पास जो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हो, जैसे कि एक कैपेसिटर है ऐसा, और इस पे एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा हो, दूसरा डाइलेक्ट्रिक ऐसा हो, मतलब ये एकदम सटे सटे हुए रखे हुए हैं, ठीक है, इनके बीच में ऐसा कोई गैप नहीं है, ये पूरा ऐसा करके फिल्ड अप है, ठीक है। तो और इनकी जो विड्थ है सबकी अलग अलग है, इसकी जैसे मान लीजिए D1 है, इसकी D2 है और इसकी D3 है, तो उस केस पर ये डिफरेंट इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है K1 K2 और K3, तो उस केस पर यहां पर इनका जो बनेगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो बनेगा इतना। क्यों बनेगा, देखिए यहां पर इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा कैपेसिटर ये है, जिसका पहले का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है और तीसरे का C3 है, ठीक है। और उस पे हम लोग मान सकते हैं कि ये तीनों के तीनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उससे हम लोग का ये फॉर्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हम लोग का ये तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है, इस तीसरे फॉर्मूले में जो कि हम लोग का होगा कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जहां पर जो स्लैब्स होंगी वो हम लोग का जो कैपेसिटर है वो है ऐसा, और जो स्लैब्स रखी हुई हैं वो इस तरीके से रखी हुई हैं, ठीक है। उनकी जो विड्थ है वो कैसी है, डी ही है, बट जो एरिया है वो डिफरेंट है। इसका यहाँ पर ये जो x1 है और ये जो x2 है और ये x3 है, ठीक है, और ये जो लेंथ है इनकी वो लेंथ सबकी सेम है l, तो यहाँ पर इसका एरिया फॉर्म होगा x1l, इसका x2l और इसका x3l, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड है, तो उस जगह पर जो हम लोग का निकल कर आएगा कि अगर हम लोग यहाँ पर x और y के अबाउट फाइंड करेंगे कितना होगा, वो निकल कर आ जाएगा CXY K1 एप्सिलॉन नॉट x1 b बाई डी, और क्योंकि डी सबके लिए सेम है तो ये फिर K2 K क्या है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है सेकंड वाले के लिए, एप्सिलॉन नॉट x2b, b हम लोग यहाँ पे l की जगह b मान सकते हैं कि b विड्थ है, तो ये हो गया। उसके बाद इस तरीके से ये वाला। क्लियर। तो ये होता है हम लोग का इस पूरे टॉपिक में जो भी जिस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, और इसको एंड करते हैं यहाँ पर। जैसा भी आपको इससे किसी भी तरीके का डाउट है अगर, तो वो आप साथी ऐप के क्वेरी सेक्शन पे जाकर पूछ सकते हैं और अपने वहाँ पर डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू।